हेलो एंड वेलकम बैक टू पीवाईक्यूपीडिया। हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की एनालिसिस कर रहे हैं और इस कड़ी में हम लोग आज जो करने वाले हैं वो असिस्टेंट लेबर कमिश्नर की एग्जामिनेशन जो 2017 में हुई थी उस पेपर की एनालिसिस करेंगे। ये आपको एनालिसिस आपको इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर की जो एग्जामिनेशन होती है, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की जो एग्ज़ाम होती है, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर और ALC की एग्जामिनेशन, इन सब में हेल्प करेगा बिकॉज ये सारी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है UPSC और इन सब में लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी की क्वेश्चन, आपको लेबर वेलफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 1 में 1 से लेकर 60 क्वेश्चन करेंगे। अगले पार्ट में हम लोग 61 to 120 क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने EPFO, APFC की, EPFO, APFC एंड इन्फोर्समेंट ऑफिसर एंड अकाउंट ऑफिसर की 2002 से लेकर के 2023 तक जितनी पेपर थी वो हम लोगों ने एनालिसिस की थी। इवन ALC की भी 2015 क्वेश्चन की, 2015 की हम लोगों ने एनालिसिस कर ली है। अभी हम लोग 2017 की कर रहे हैं, देन फिर विल स्टार्ट फॉर 2023। ठीक है, 2023 की इसके बाद हम लोग करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि कुछ कमीशंस एंड कुछ कमेटी के नाम दिए हुए हैं। ठीक है, और आपको पूछ रहे हैं कि इसी क्रोनोलॉजी में इसको सजाएं। ठीक है ना, असेंडिंग ऑर्डर में। क्लियर? नाउ अब हम लोग को बात करनी है कि फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन लेबर कब बनी थी, लेबर इन्वेस्टिगेशन कमेटी कब बनी थी, रॉयल कमीशन ऑन लेबर कब बनी थी, नेशनल कमीशन फॉर इंटरप्राइज इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर ये कब बनी थी। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे ध्यान बहुत ज़्यादा बहुत लेट से दिया गया था। तो ये अगर आपको पता होगा कि तो ये जो है ना सबसे लास्ट में बनी हुई है। ठीक है, कि नया में अभी जो है सो अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे बहुत ज़्यादा फोकस की हुई है। 2000 के बाद जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर, दैट ये पक्की ये जो कमीशन है डेफिनेटली सबसे बाद में होगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि रॉयल कमीशन ऑन लेबर। ये तो मैंने अपना गेस से बता दिया कि यू कैन चूज कि ये दोनों नहीं होगा, B and C में से होगा, बट बाकी मैं डिटेल में बताता हूँ कि रॉयल कमीशन ऑन लेबर, इसको ना व्हाइटली कमीशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्हाइटली कमीशन। ये आपको 1929 में सेटअप किया गया था कि जो प्लांटेशन में जो वर्कर है उसकी वर्किंग कंडीशन को देखने के लिए। सो दैट इज द रॉयल कमीशन ऑन लेबर। इसके बाद लेबर इन्वेस्टिगेशन कमेटी जो है, लेबर इन्वेस्टिगेशन कमेटी, दैट इज इस्टेब्लिश इन 1944। समय समय पे लेबर लोगों की वेलफेयर के लिए आपको ये सब कमेटियाँ बनाई गई। फर्स्ट नेशनल कमीशन जो हो लेबर में वो आया था 1969 में। ये सारी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ना, चाहे व्हाइटली कमीशन हो या लेबर इन्वेस्टिगेशन कमेटी हो या फर्स्ट नेशनल कमीशन हो। ठीक है ना, नेशनल कमीशन फॉर इंटरप्राइज इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ये आपको 2004 में हुआ था और इनके जो चेयरमैन थे वो थे अर्जुन सेन गुप्ता। कौन थे? अर्जुन सेन गुप्ता, डॉक्टर अर्जुन सेन गुप्ता इसके कमेटी थे। नाउ अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले हो गया फर्स्ट ये रॉयल कमीशन हो गया। रॉयल कमीशन के बाद आपको हो गया लेबर इन्वेस्टिगेशन कमेटी। ठीक है, सो द आंसर इज C। ये एक्सप्लेनेशन में आपको दी हुई है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि फैमिली प्लानिंग बिकेम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लेबर वेलफेयर एज पर द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन रिजोल्यूशन। फैमिली प्लानिंग है ना, लेबर की वेलफेयर में एक बोला कि किसी लेबर की वेलफेयर का मतलब क्या हो गया, उसकी फिजिकल, मेंटल, ये सब इकोनॉमिकल सिचुएशन को ठीक करना। तो बोला कि तो ये वेलफेयर हो गया लेबर के वेलफेयर में, है ना। तो बोला कि इस वेलफेयर में फैमिली प्लानिंग इज ऑल्सो नेसेसरी। चाहे आप मेंटली बैलेंस होना चाहते हो या इकोनॉमिकली, तो आपको फैमिली प्लानिंग भी ज़रूरी है। मतलब कि जो लेबर होंगे, जो वर्क कर रहे होंगे, उनको फैमिली प्लानिंग का भी बारे में बताना है या उनको समझाना है या उनको चीज़ें मुहैया करानी है ना। तो ये जो है सो ये इंटीग्रल पार्ट ये जोड़ा था ILO की किस रिजोल्यूशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने रिजोल्यूशन पास करके ऐड किया था। सो दैट रिजोल्यूशन कम्स इन द 1947। ठीक है ना, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने 1947 में एक रिजोल्यूशन पास किया था। बोला कि किसी भी लेबर के वेलफेयर के लिए फैमिली प्लानिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो हम लोग फैमिली प्लानिंग को भी लेबर वेलफेयर प्रोग्राम में, मतलब फैमिली प्लानिंग लेबर के जितने भी लोग हैं उसके लिए फैमिली प्लानिंग की बात कर रहे हैं, उसके लिए जो भी सुविधाएं मुहैया करा रही है वो सब लेबर वेलफेयर में आ जाएगी। ठीक है, अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट करेक्ट अप्रोच विथ रिस्पेक्ट टू द वेलफेयर सर्विसेज अंडरटेकन बाई ऑर्गेनाइजेशन इन द कॉमर्शियल एंड पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन। बोला कि जो कोई भी कॉमर्शियल या पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वहाँ पे इसमें से कौन सा ऐसा है जो सही अप्रोच नहीं है वेलफेयर सर्विस के लिए।
जैसे मान लीजिए कि हर ऑर्गेनाइजेशन अपनी लेबर के लिए, अपने वर्कमैन के लिए आपको वेलफेयर सर्विसेज कुछ देती है उसके वेलफेयर के लिए, ठीक है ना। तो अब है कि एज वेलफेयर इज प्रोवाइडेड बाय द स्टेट टू ऑल, हेंस डुप्लीकेशन बाय अदर ऑर्गेनाइजेशन इज अनडिजायरेबल। पहला ये कह रहा है आपको कि मान लीजिए कि स्टेट तो सबका वेलफेयर कर ही रहा है, तो कोई दूसरी जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन वो करेगा, वो सही नहीं है, अनडिजायरेबल है, ठीक है ना, नहीं करना चाहिए। मतलब स्टेट कर रहा है, दूसरे को नहीं करना चाहिए, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टेट अपना काम कर रहा है, आप अपने भी कीजिए, क्योंकि अभी जो वेलफेयर की बात हो रही है, जितनी भी वेलफेयर स्टेट की बात हो रही है, तो वहाँ पे किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी पर्टिकुलर पर्सन की नहीं है, किसी स्टेट की नहीं है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज शेयर्ड वन, है ना, जिसमें गवर्नमेंट भी करेगा, एम्प्लॉयर भी करेगा, एनपीओ भी कर रहा है। सो दे ऑल कंट्रीब्यूट फॉर द वेलबीइंग ऑफ द वर्कर और पॉपुलेशन, है ना। तो ये डुप्लीकेशन वगैरह सर्विस वगैरह ये वाली बात गलत हो गया, ठीक है ना। तो पहला पूछ रहे कौन सा गलत है, तो पहला तो पक्का गलत है, तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही चला गया। दूसरा कहता है कि वेलफेयर सर्विसेज मे बी प्रोवाइडेड फॉर मैटर कंसर्निंग एम्प्लॉइज विच मे नॉट बी इमीडिएटली कनेक्टेड विद देयर जॉब्स थ्रू कनेक्टेड विद देयर प्लेस ऑफ वर्क। वेलफेयर का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि अगर कोई एम्प्लॉई है तो करेगा, है ना। जैसे आप देख लीजिए, अगर मान लीजिए कि कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो वो बाकी लोगों के लिए, पुअर लोगों के लिए भी कुछ चीज़ें करती है। जैसे टाटा कहीं पे कोई जिम प्रोवाइड करवा दिया, या ओपन में कुछ प्लांटेशन करवा दिया, या सिटिंग अरेंजमेंट करा दिया, सो दैट वेलफेयर, दैट इज ऑल्सो वेलफेयर सर्विसेज फॉर द पीपल। ऐसा जरूरी नहीं है कि उसमें जॉब में है तो उसी की वेलफेयर की बात हो रही है, ठीक है ना। कोई भी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, कोई कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन होगा तो दैट वो प्रोवाइड कर सकती है ना, अपार्ट फ्रॉम द जो उनके वर्कर्स हैं, उसके अलावा भी उसके आसपास जो रहने वाले के लोगों के लिए भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ की जा सकती है, तो बिल्कुल सही है ये बात। तीसरा है वेलफेयर सर्विसेज विल इंक्लूड स्पेशल सर्विसेज, रिटायर एम्प्लॉय के लिए अलग से सर्विस देना, दैट इज ऑल्सो वेलफेयर सर्विस। बिल्कुल, आप हमारे यहाँ इतने दिन काम किए, सो आई एम डूइंग फॉर योर गुड, है ना, आपकी हेल्थ के लिए या किसी चीज़ के लिए कर रहे हैं, तो वो भी सही है। चाइल्ड केयर फैसिलिटीज मे बी प्रोवाइडेड ऑन अ कलेक्टिव बेसिस, चाइल्ड केयर फैसिलिटीज मे बी प्रोवाइडेड ऑन अ कलेक्टिव बेसिस, ठीक है ना। तो अब बच्चों चाइल्ड केयर फैसिलिटीज़ भी आपको जो है सो देना है। सो दीज ऑल आर द, ये तीनों जो होगा वेलफेयर सर्विसेज में आ जाएगी, कोई भी कर सकता है। ये जो पहला है वो गलत है, सो द आंसर इज केवल 1, ठीक है ना। अगला हमारा क्वेश्चन है कि विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट लेबर लॉ इन इंडिया। जब मैं लेबर लॉ की क्लास लेता था, एट दैट टाइम मैं कहता था कि ये ईस्वी भी आपको याद रखना है। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में आया था। द कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट जो है वो 1970 में था। एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923 में है। और फैक्ट्रीज एक्ट, नाउ द थिंग इज दैट कि अगर इसमें बात करें, फैक्ट्रीज एक्ट एक 1948 में आया था। तो अर्लीस्ट लेबर लॉ की बात करेंगे तो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में तो आया था, लेकिन सबसे पहले जो है वो आपको आया था, ये आपको 1881 में, ठीक है ना, 1881 में। इस पर पिछले साल भी क्वेश्चन पूछा था, पिछले मतलब ALC 2015 में, और इसमें भी। तो ये वाली बात करते हैं कि फर्स्ट अर्लीस्ट लेबर लॉ जो था वो 1881 में, ठीक है। 1948 में फिर आया था बाद में, बट सबसे पहले जो आया था 1881 में आया था, ठीक है ना। तो हम आंसर अगर पूछेगा तो यही होगा, ठीक है ना। अगला हमारा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज ऑफ लेबर वेलफेयर इज ऑल्ड कॉल्ड एफिशिएंसी थ्योरी। अगर पिछला क्लास आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि जो फंक्शनल थ्योरी होती है ना, उसी को एफिशिएंसी थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक है ना। एफिशिएंसी थ्योरी कहती है कि वेलफेयर जो होगा, वेलफेयर वर्क जो होता है, ये टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉई, है ना, या एफिशिएंसी या प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए आप वेलफेयर कर रहे हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको हम कोई फैसिलिटी दे रहे हैं जिससे कि आपकी एफिशिएंसी बढ़ गई। लेट अस अज्यूम कि एक बात बताते हैं, नॉर्मल सी बात बताता हूँ, किसी ऑर्गेनाइजेशन में टी की व्यवस्था कर दी है, तो ठीक है, तो वो जो चीज़ें हैं वो आपको अगर हम फ्री में कर रहे हैं, कोई प्रोवाइड कर रहा है, जैसे क्या होगा कि आप जो उठ करके जाते थे और ये करते थे, तो ये थ्योरी कहता है कि आप जो है वर्कर्स की एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए जो है सो आप जो भी चीज़ें जो वेलफेयर वर्क प्रोवाइड करते हो, तो उसको एफिशिएंसी थ्योरी या फंक्शनल थ्योरी बोलते हैं। मैंने वेलफेयर की जितनी भी थ्योरी है, चाहे पुलिस थ्योरी हो, रिलीजियस थ्योरी हो, फिलैंथ्रोपिक थ्योरी हो, ट्रस्टशिप थ्योरी हो, पब्लिक रिलेशन थ्योरी हो या फंक्शनल थ्योरी, 2015 की ALC पेपर में डिस्कस की है। और फिर से अगर हम लेबर लॉज और लेबर वेलफेयर की जो हम लोग जो सेपरेट वीडियोज है उसमें हमने इसको पूरी डिटेल में डिस्कस की हुई है,
ठीक है ना। तो उसको आप देखना और पिछली क्लास देखना तो आपको समझ में आ जाएगा ये डिफरेंट थ्योरी है कि वेलफेयर क्यों की जाती है, वेलफेयर करने के क्या कारण है। सो बेस्ड ऑन द रीजन दीज आर द थ्योरीज, है ना। ये रिलीजियस रीजन होती है ना। अगला है कि नॉट करेक्ट पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रिस्पेक्ट ऑफ हाउसिंग, है ना, हाउसिंग के बारे में कुछ चीज़ें पूछ रहा है आपसे, कौन सा सही नहीं। इट इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर लिविंग लाइफ विद डिग्निटी। घर जो है वो आपको बेसिक रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा रोटी कपड़ा मकान, तो ये तो बिल्कुल सही है। आपको घर जो है बहुत ज़रूरी है फॉर लिविंग अ लाइफ विद द डिग्निटी। दूसरा है अकॉर्डिंग टू द रिवाइज्ड, तो पहला तो सही है, तो पहला जहाँ जहाँ गलत लिखा हुआ हो तो पहले ही गलत हो गया, है ना। अकॉर्डिंग टू रिवाइज इंटीग्रेटेड हाउसिंग स्कीम 2016 फॉर वर्कर्स, सेंट्रल असिस्टेंस फॉर अ न्यू हाउस मे बी रिलीज इन 12 इक्वल इंस्टॉलमेंट। कह रहा है कि अभी जो इंटीग्रेटेड हाउसिंग स्कीम आया है वर्कर्स के लिए, उसमें जो सेंट्रल जो अनुदान देता है, सेंट्रल जो पैसे देती है नया घर बनाने के लिए, वो 12 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देता है, ये आपसे बोल रहे हैं। लेकिन अगर आप चाहिएगा रिवाइज इंटीग्रेटेड हाउसिंग स्कीम देखिएगा तो इट्स नॉट 12, इट्स, जहाँ भी डाटा की बात आती है तो गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहती है, सो इट्स अ 4 इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो दूसरा तो गलत हो गया। हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस डाटा ऑफ 2011 इज प्रोवाइडेड बाय द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। देखिए जो सेंसस इंडिया में कराती है दैट इज द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर के द्वारा होता है। सो यही लोग सेंसस करवाते हैं, तो उसमें हाउस लिस्टिंग हो या हाउस सेंसस जो होगा वो इन्हीं के द्वारा कराई जाती है। दिस इज राइट, सो सेकेंड इज रॉन्ग, ओनली आपसे नॉट पूछ रहा है तो सेकेंड इज रॉन्ग। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट्स कैन बी कंबाइंड अंडर एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। अब ईएसआईसी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, अगर आप ईएसआईसी में जाएंगे तो उसमें आपको दिया हुआ है कि क्यों ये एक्ट लाया गया। हर एक्ट जो भी आप पढ़ेंगे, है ना, उस सब एक्ट में क्यों इसको आया गया और कहाँ एप्लीकेबल है, 2 क्वेश्चन पहले पूछना है ना। तो एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट आया था कि आपको एम्प्लॉय को अगर कोई बीमारी हो या मैटरनिटी बेनिफिट हो या एम्प्लॉयमेंट में कोई इंजरी हो जाए, है ना, उन सब में आपको जो है सो कैसे हेल्प करना है, ठीक है। तो सिकनेस बेनिफिट एंड मैटरनिटी बिल्कुल सिकनेस बेनिफिट भी है, मैटरनिटी बेनिफिट भी है। सिकनेस बेनिफिट एंड डिजेबलमेंट बेनिफिट फॉर टेम्पररी डिजेबलमेंट, मैटरनिटी बेनिफिट एंड डिजेबलमेंट बेनिफिट फॉर टेम्पररी। देखिए दूसरा मतलब मैटरनिटी और मेडिकल। अब अगर हम देखिए अगर बेस्ट सुटेबल आंसर बोलेंगे तो सिकनेस बेनिफिट में तो है ही, आप एक्ट में भी जाइएगा तो लिखा होगा कि बेनिफिट टू एम्प्लॉय इन केस ऑफ सिकनेस, मैटरनिटी एंड एम्प्लॉयमेंट इंजरी। बट अगर आप बेस्ट पॉसिबल आंसर देखिएगा तो दिस इज द आंसर, बिकॉज मेडिकल बेनिफिट में आपको यहाँ सिकनेस बेनिफिट भी आ जाएगा और डिजेबलमेंट वगैरह वाले भी बेनिफिट जो होती है, सो दैट ऑल्सो कम्स अंडर द मेडिकल बेनिफिट। तो बेस्ट सुटेबल आंसर अगर इसका पूछेंगे सो दिस इज द डी, द मैटरनिटी बेनिफिट एंड मेडिकल बेनिफिट मिलती है। कैन बी कम, विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट कैन बी कंबाइंड अंडर द, मतलब मेनली जो होता है मेडिकल बेनिफिट के लिए और मैटरनिटी बेनिफिट के लिए, ठीक है। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टोटल पीरियड ऑफ मैटरनिटी लीव एडमिसेबल टू अ वीमेन एम्प्लॉय हैविंग 2 और मोर देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रेन अंडर द प्रोविजन ऑफ द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2017। 1961 में मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट आई थी, उसके बाद क्या हुआ 2017 में उसमें बहुत बड़ा अमेंडमेंट हुआ, तो वहाँ पे हम लोगों को क्या कर दिया 26 वीक कर दिया था, है ना, 26 वीक की मैटरनिटी बेनिफिट की बात, लीव की बात की गई थी, लेकिन 2 बच्चे तक ही। जिसके 2 या 2 से अधिक बच्चे होंगे तो उनको फिर 26 वीक का नहीं मिलेगा, है ना, उनको कितने दिन की मिलेगी 12 वीक की, ठीक है, समझ में आ गया, 12 वीक की उसको मिलेगी। तो 26 वीक 2 बच्चे तक और तीसरा बच्चा अगर हो रहा है तो 12 वीक की आपको मिलेगी, ठीक है। अगला है कि व्हाट इज द शेयर ऑफ वीमेन रिप्रेजेंटेटिव्स इन द एडवाइजरी कमेटी टू बी कंस्टिट्यूट अंडर द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 में आई, ठीक है। वहाँ पे अगर सेक्शन 6 में जाएंगे तो वहाँ पे बात की हुई कि देयर इज अ एडवाइजरी कमेटी, तो एडवाइजरी कमेटी में आपको जो है सो कितने मेंबर होंगे, ठीक है ना, और उसमें आपको विमेन कितने होंगे, ठीक है ना। तो अगर जैसे विमेन को इक्वल रिम्यूनरेशन में हो गया कि जैसे मान लीजिए कि जो वेज है वो सबको सेम देने के लिए, तो विमेन की एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए, इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट बनाती है क्या एडवाइजरी कमेटी, है ना, जो कि एडवाइज करता है कि हम विमेन
कोई भी कंपनी में, कोई भी स्टैब्लिशमेंट में विमेन को किस तरह से आपको जो है सो बढ़ाया जा सकता है, उसको कैसे कैसे एम्प्लॉयमेंट उसमें दिया जा सकता है, ठीक है। और उसमें है कि जो एडवाइजरी कमेटी होगी उसमें कम से कम 10 पर्सन होंगे, तो ये भी याद रखेंगे, कम से कम 10 पर्सन होंगे जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करवाएगी। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मतलब इन केस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल और स्टेट की जगह पे स्टेट, है ना। लेकिन 10 मेंबर मैक्सिमम कितने होंगे, कम से कम 10 मेंबर होंगे और आधे मेंबर जो होंगे वुमेन होंगे। सो 1/2 ऑफ द टोटल मेंबर इज वुमेन, मतलब कम से कम 10 मेंबर होंगे एडवाइजरी कमेटी इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट के तहत, और उसमें से कम आधे जो होंगे वो वुमेन होंगे, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन नंबर 102। ये कन्वेंशन नंबर कुछ हैं जो हमने एक जगह करवाए हुए हैं, उसको आप याद रखना। सो कन्वेंशन नंबर 102 जो होगा वो किस चीज़ पे था, सो दैट इज ऑन द सोशल सिक्योरिटी। किस पे था, सोशल, कि मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ सोशल सिक्योरिटी कितनी होनी चाहिए थी। ये कब अडॉप्ट हुआ था, ये 35वां जो इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें आपको ये अडॉप्ट किया गया। सो दैट इज इन द 20th of June 1952। तो आंसर हो गया 1952 में। तो सोशल सिक्योरिटी जो है वो आपको उसमें मिनिमम स्टैंडर्ड का मतलब क्या हो गया कि बेसिक सोशल सिक्योरिटी क्या क्या होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है ना, क्लियर। तो ये ध्यान रखना है। इन केस ऑफ परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मिनिमम कंपेंसेशन टू बी पेड अंडर द एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट। अगर आप जाइएगा सेक्शन 4 में, इसका हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि तो इसमें अमाउंट ऑफ कंपनसेशन है कि अगर किसी की डेथ हो जाती है एम्प्लॉयमेंट इंजरी से, अगर डेथ हो जाती है तो उसको कितना कंपनसेशन मिलेगा। जो वेज होगी उनकी लास्ट वेज का 50%, वेज का 50%, ठीक है, वेज का 50% इंटू रेलिवेंट फैक्टर, ठीक है, या आपको 1,20,000, ठीक है, जो ज़्यादा हो, मतलब कम से कम तो 1,20,000 मिलेगा ही मिलेगा। अब इसमें क्या था कि परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट के केस में वेज जो होती थी उसकी 60%, वेज 60% इंटू रिलेवेंट फैक्टर। सर ये रिलेवेंट फैक्टर क्या होता है, ये आपको सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट सब निकालती रहती है समय समय पे, या 1,40,000। मान लीजिए कि द कैलकुलेशन ऑफ दिस कम्स अंडर द, मान लीजिए कि इसका जो कैलकुलेशन होगा वो 1,20 आ गया तो कम से कम 1,40 तो देना ही है, और ये अगर 1,60 आ गया तो ये देना है, मतलब जो ज़्यादा होगा वो देना है। तो पूछ रहा है कि कम से कम कितना दे सकते हैं, सो दैट इज द 1,40,000 एज पर द एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923। अगला है कि सेक्शन 1 कौन सा सही नहीं है, सेक्शन 1 ऑफ द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के बारे में। देखो किसी भी एक्ट का जनरली जो सेक्शन 1 होता है वो आपको जो है सो कहता है कि ये एक्ट कहाँ अप्लीकेबल है, और सेकेंड जो होता है वो डिफिनीशन, तो ये तो ध्यान रखना है, ठीक है। तो द एक्ट शैल अप्लाई टू ऑल फैक्ट्रीज इंक्लूडिंग फैक्ट्री बिलोंगिंग टू द गवर्नमेंट। पहला ये है कि हर फैक्ट्री में होगा, गवर्नमेंट का हो या कोई भी होगा वो सबका में होगा। तो बिल्कुल इसमें लिखा हुआ है कि इट शैल अप्लाई इन द फर्स्ट इंस्टेंस टू ऑल द फैक्ट्रीज इंक्लूडिंग फैक्ट्रीज बिलोंगिंग टू द गवर्नमेंट, ठीक है, अदर देन द सीजनल फैक्ट्रीज, ठीक है ना, ठीक है, सारे द एक्ट शैल अप्लाई टू ऑल फैक्ट्रीज, सीजनल फैक्ट्रीज इसमें नहीं है। पहला, द एक्ट शैल नॉट अप्लाई टू ए फैक्ट्री अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट हुज एम्प्लॉयज आर इन रिसिप्ट ऑफ बेनिफिट सब्सटेंशियली इन्फीरियर टू द बेनिफिट अंडर द एक्ट्स, ठीक है। उस फैक्ट्री पे लागू नहीं होगा जो इससे, जैसे यहाँ पे क्या है ना, अगर मान लीजिए कि अगर किसी कोई उस फैक्ट्री में नहीं एप्लीकेबल होगा जहाँ पे जो हमारे इस एक्ट से ज़्यादा कोई सुपीरियर फैसिलिटी दे रहे हो, तभी तो नहीं होगा। इन्फीरियर, अगर इसे खराब दे रहे हैं तो इसी एक्ट को वैलिड करेंगे। मान लीजिए कि दिस एक्ट एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट कहता है कि 500 रुपये कहीं पे बेनिफिट है, अगर वहाँ पे पहले से ही 600 रुपये का बेनिफिट है तो वहाँ पे एक्ट लागू नहीं होगा, ठीक है। तो कहना है कि सिमिलर या सुपीरियर अगर होगा तो वहां पे ये एक्ट लागू नहीं होगा, ठीक है, समझ में आ गया। सुपीरियर या सिमिलर, यहां पे क्या लिखा है, इन्फीरियर, तो ये तो पहले ही गलत हो गया। नाउ द एक्ट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अभी तो ये पूरे इंडिया में है ना, ठीक है। सो दिस एक्ट इज
होल इंडिया अब, है ना। द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट इन एन एस्टेब्लिशमेंट सीजेज इफ द नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड देयर इन फॉल बिलो द लिमिट स्पेसिफाई अंडर द एक्ट। ठीक है, कह रहा है कि ये एक्ट किसी भी फैक्ट्री में अप्लाई करता ही रहेगा अगर किसी भी समय पे, है ना, अगर मान लीजिए कि पर्सन जिस समय ये एक्ट लागू हुआ उस समय जो है सो उसको वो नंबर जो था वो फॉल करता हो। जैसे मान लीजिए कि जो पर्टिकुलर इतने मेंबर्स होने चाहिए तब जा कर के ये एक्ट अप्लाई होगा, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए कि अगर कुछ लोग कम हो गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो है सो उसी समय से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो जब जिस समय ये एक्ट लागू होगा उस समय है, ठीक है। बाद में अगर कम हो गया तो दैट डजंट मीन कि इसके बेनिफिट खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, ये इसमें तो 2 भी गलत हो गया, 3 भी गलत हो गया, 4 भी गलत हो गया, ठीक है। और 2 and 4 तो पक्का गलत है ना। और ये अब तो ये भी गलत हो गया जम्मू एंड कश्मीर वाला। द एक्ट शैल अप्लाई टू ऑल फैक्ट्रीज इंक्लूड फैक्टिंग। ऑल फैक्ट्रीज नहीं होगा, फैक्ट्रीज सारे हैं बट सीजनल फैक्ट्रीज में नहीं है, तो वो भी हमको लिखना चाहिए था इसमें। तो बेसिकली कन्फ्यूजिंग स्टेटमेंट था, है ना, तो इसलिए इसके कोई भी आंसर नहीं है, चारों के चारों गलत है। आज के डेट में अगर बात करें तो इट्स चारों के चार गलत है। ठीक है, अगला है कि डॉक्ट्रिन ऑफ एडेड पेरिल, ये अप्लाई हुआ था एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट में, वेयर अ वर्कमैन कैन नॉट होल्ड हिज एम्प्लॉयर्स लायबल फॉर द रिस्क इफ एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट द एम्प्लॉय। एडेड पेरिल का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई एम्प्लॉई है ना, तो वो मान लीजिए कि अगर आपको बोला कि आपको कहीं पे ये चश्मा पहन के जाना है ना, क्योंकि आई में इशू हो सकती है, क्या कहते हैं, जैसे वेल्डिंग वाले वर्क है वहाँ पे चश्मा पहनना है, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क है उसमें टोपी पहन के जानी है, हेलमेट पहन के जानी है, तो वो सारी चीज़ें वो है। तो एडेड पेरिल का मतलब होता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ एडेड पेरिल का मतलब ये होता है कि कहाँ अप्लाई नहीं होगा। ठीक है ना, कि अगर एक वर्कमैन अपने एम्प्लॉयर को उसके लिए नहीं ठहरा सकता है अगर एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट के समय में वो वैसा चीज़ कर रहा होगा जो आपको नहीं करना है, चाहे एक्स्ट्रा डेंजर वाली बात है। जैसे मान लीजिए आपको बोला गया कि इस मशीन के पास नहीं जाना है और आप उस मशीन के पास जा रहे हो, तो आप फिर एम्प्लॉयर को बोलोगे कि भैया हमको कुछ हो गया तो तुम रीजन हो, तो ऐसा नहीं है। अगर आपको कंस्ट्रक्शन वर्क पे टोपी पहन के जाना है और आप टोपी पहन के नहीं जाए, आप कुछ गिर गया, आपको कुछ हो गया, तो आप कहोगे एम्प्लॉयर को कि भाई एम्प्लॉयर आपके कारण हुआ है। सो सेक्शन 3 जो है एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट का यही कहता है कि हम कंपनसेशन तभी देंगे जब इंजरी जो होगा वो आपको उसके कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट होगा, काम कर रहा है उस समय में, ठीक है ना। लेकिन उसमें कंडीशन लगा हुआ है, ठीक है, कंडीशन ये लगा हुआ है कि आप अगर ड्रग्स लिए हो, ड्रिंक करके चले गए हो, या आपको जो बोला गया है डिसओबीडियंस किए हो, जो आपको बोला गया है कि आपको ये रूल है इसको फॉलो करना है ना, सिक्योरिटी वाली रूल, सिक्योरिटी सेफ्टी वाला, उसको आप नहीं पहने हो, सेफ्टी गार्ड नहीं पहने हो, इस कारण ये होगा अगर ऐसा, तो आप एम्प्लॉयर को लायबल नहीं समझा सकते हो। दिस इज द डॉक्ट्रिन ऑफ एडेड पेरिल। ठीक है, अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल कंसर्निंग द फंडामेंटल राइट एज पर द ILO कॉन्स्टिट्यूएंस। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो देखिए ILO की जो डिक्लेरेशन है, ठीक है, वहाँ पे फंडामेंटल राइट है, क्या है, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है ना। फंडामेंटल राइट में उसमें 5 चीज़ें लिखी हुई है, 5 चीज़ें लिखी हुई है। सो कौन कौन चीज़ें लिखे हुए हैं, द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड और कंपलसरी लेबर को हटाना है, ठीक है। दूसरा है कि फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड द इफेक्टिव रिकॉग्निशन ऑफ द राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग, मतलब हम लोगों को कलेक्टिव बार्गेनिंग मतलब हो गया कि मिलजुल करके एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर साइड से कोई भी फैसला ले सकते हैं, है ना। तो ये आपको है, बिल्कुल सही है। तीसरा है इफेक्टिव एवोल्यूशन ऑफ चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ये भी है। तीसरा प्रिवेंशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, ऐसा कुछ नहीं है। जो फंडामेंटल राइट हैं या फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ राइट एट वर्क, आप कहीं पे काम कर रहे हो, राइट्स एट वर्क, तो ये 3-4 चीज़ें हैं
कि आपको फोर्स्ड लेबर नहीं करा सकते हैं, है ना। इसके बाद कलेक्टिव बार्गेनिंग को प्राथमिकता देना है, चाइल्ड लेबर को हटाना है। 3 चीज़ें ये हो गई। चौथा ये है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। चौथा क्या है? डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा है एम्प्लॉयमेंट और ऑक्यूपेशन के समय में, कि क्या नहीं करना? डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी है। 5वां क्या है? सेफ एंड हेल्दी आपको एनवायरनमेंट होनी चाहिए। ये 5 आप रट्टा मार के जाएंगे। इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन ने कोई भी पर्सन एट वर्क्स है, जहाँ पे काम कर रहा है, वहाँ पे बोला है कि फंडामेंटल राइट है ये सारी चीज़ें। क्लियर? ये क्या है? दैट इज द फंडामेंटल राइट्स। तो ये हो गया बी। क्लियर? ILO के फंडामेंटल प्रिंसिपल में ये सारी चीज़ें हैं। Who out of the following do not fall in the definition of unorganized worker under the Unorganized Worker Social Security Act 2008, है ना। अनऑर्गेनाइज वर्कर कौन नहीं होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि अगर मान लीजिए कि मैंने क्या बोला, यहाँ पे डिफिनीशन है, तो जब भी डिफिनीशन की बात आएगी तो सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट में डिफिनीशन होती है। तो 2M में जाइएगा, अगर अनऑर्गेनाइज वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 में, वहाँ पे लिखा हुआ है कि अनऑर्गेनाइज वर्कर मतलब जैसे कि कोई होम वेस्ट वर्कर होगा, है ना, या सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर होगा, है ना, या वेज वर्कर होगा, ठीक है ना। और ये सब कहाँ पे? इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। तो आपको ये जो है सो ये आएगा। क्लियर? समझ में आया? अगर विच हु आउट ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट फॉल इन द डेफिनेशन ऑफ अनऑर्गेनाइज वर्कर अंडर द अनऑर्गेनाइज वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008. So it is written in the section 2M of this act that unorganized worker कौन होगा? जो होम वेस्ट वर्कर होगा, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर होगा, या वेज वर्कर होगा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, ठीक है ना। और तो अब इसमें समस्या इसमें ये आ रही कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर जो है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन है। ये तीनों तो लिखा हुआ है, बट अ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर कैन बी अ होम वेस्ट वर्कर, कैन बी अ सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर, सेल्फ एम्प्लॉयड भी कॉन्ट्रैक्ट में हो सकता है, या वेज वर्कर तो हो ही सकता है ना कॉन्ट्रैक्ट वर्कर में। तो इसकी जो है सो बहुत विग डिफिनीशन है। तो बिकॉज ऑफ दैट डिफिनीशन ये जो है सो इसमें से नॉट फॉल इन द डिफिनीशन में बोल रहा है। तो आप बोलोगे कि सर सी होना चाहिए, बट सी भी इन तीनों में से किसी में भी आ सकता है। सो इसका जो है सो आंसर में इशू थी, इसलिए इसको हटा दिया गया। समझ में आया आपको? ठीक है, तो ये क्लियर आपको ध्यान रखना है। सो आंसर इसमें से कोई भी नहीं होगा। अगला है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग यूज द फ्रेज कलेक्टिव बार्गेनिंग। सबसे पहले कलेक्टिव बार्गेनिंग टर्म किसने यूज किया था, ठीक है ना। 1891 में 1891 में कौन था नाम इसका? बेट्रिस वेव, है ना, सिडनी एंड बेट्रिस वेव, इन्होंने सबसे पहले कलेक्टिव बार्गेनिंग का आपको टर्म यूज किया था। ही इज़ द फाउंडर ऑफ द एक इंडस्ट्रियल रिलेशन की जो फील्ड में कि बहुत बड़े जानकार ये लोग थे ब्रिटेन में, है ना। इन्होंने सबसे पहले यूज किया था कलेक्टिव बार्गेनिंग। मतलब कलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब होता है कि एम्प्लॉई के साइड के लोग और एम्प्लॉयर के साइड मिल करके बैठ करके अपना की सैलरी बढ़ानी है, चाहे कुछ भी वर्किंग कंडीशन, इसे बैठ करके आप इसको सॉल्व कर ले, है ना, एडजुडिकेशन में ना जाए मैटर। अगला है कि हु अमंग द फॉलोइंग प्रोपाउंडेड द बार्गेनिंग थ्योरी ऑफ वेजेज। बार्गेनिंग थ्योरी जो है वो आपको जॉन डेविडसन जो है उन्होंने, है ना, बार्गेनिंग थ्योरी ऑफ वेजेज 1898 में आपको ये किया था, डेवलप किया था। समझ में आ गया? हाँ, इन्होंने बार्गेनिंग थ्योरी ऑफ वेजेज बोला कि जो वेज होती है ना, ये बड़ा, इसको वेज को कैलकुलेट करना इट्स एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड, बिकॉज इसमें बहुत सारे इन्फ्लुएंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे मान लीजिए कि प्लेसेस पे डिपेंड कर जाता है, लोकेशन पे डिपेंड कर जाता है, बहुत सारी फैक्टर्स इसमें डिपेंड करता है। महंगाई बढ़ गई तो वेजेज की कैलकुलेशन बड़ा कॉम्प्लिकेशन है ना। सो दैट इज वो बनाया था बार्गेनिंग थ्योरी ऑफ वेजेज, जॉन डेविडसन में। इतना याद रखिए, इससे ज़्यादा नहीं। अगला है कि एज पर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 an interim or final determination of any industrial dispute or of any question relating thereto by any labor court, industrial tribunal or national tribunal and includes an arbitration award made under section 10A can be termed as। अगर आप सेक्शन 2B में जाइएगा, है ना, तो ये लिखा हुआ है कि इसको हम लोग बोलते हैं अवार्ड। क्या कह रहा है कि कोई अंतरिम आदेश हो या फाइनल आदेश हो, किसके द्वारा?
किसी भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का, है ना, अगर कोई भी लड़ाई अगर लेबर कोर्ट में चला जाता है या इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में या नेशनल ट्रिब्यूनल में या आर्बिट्रेशन में चला जाता है, ठीक है ना, तो उसमें आदेश आती है। सो वो जो आदेश होती, चाहे इंटरिम आदेश वो फाइनल होगा, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं अवार्ड। ठीक है। अगला है कि राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स इन इंडिया। ये क्या है? कलेक्टिव बार्गेनिंग जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वॉलंटरी अंडर लेबर लॉज या ऑब्लिगेटरी है ना, अनिवार्य तो होगा नहीं। कलेक्टिव बार्गेनिंग अनिवार्य कभी हो ही नहीं सकता है, फंडामेंटल राइट में हमारे है नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में है नहीं। सो इट इज रिटेन इन द लेबर लॉज। सो दिस इज द वॉलंटरी, आपकी इच्छा है तो जाके कीजिए, नेगोशिएशन कीजिए। सो दैट इज द स्वैच्छिक, सो वॉलंटरी अंडर लेबर लॉज। ठीक है, लेबर लॉज में प्रोविजन दी हुई है कलेक्टिव बार्गेनिंग। इसके बाद है कि वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन इज स्टैट्यूटरी रिकॉग्नाइज्ड मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। कोई भी डिस्प्यूट को सेटलमेंट करने के लिए वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन कर सकते हो। ये कहाँ पे लिखा हुआ है, किस एक्ट में लिखा हुआ है? तो सेक्शन 10A में, अगर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के सेक्शन 10A में जाएंगे तो कोई भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होगा उसको आर्बिट्रेशन में जा सकता है। अगर मान लीजिए कि एम्प्लॉई या वर्कमैन बोलो आप, वर्कमैन और एम्प्लॉयर दोनों मिल करके ये प्लान करता है कि इसको हम आर्बिट्रेशन के पास जाते हैं, ठीक है ना, तो कोई भी जैसे मान लीजिए कि कोर्ट में केस कर दिया, बट वो सोचता है कि नहीं इसको जल्दी सॉल्व करते हैं, आर्बिट्रेशन के पास चले जा सकते हैं, तो वो जा सकता है। सो दैट इज रिटन इन द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। अकॉर्डिंग टू कर्ट लेविन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिक मैकेनिज्म फॉर मैनेजिंग चेंज। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि कर्ट लेविन जो है उसके अनुसार से कौन सा चेंज को मैनेज करने का बेसिक मैकेनिज्म नहीं है। ठीक है, लेविन का ना चेंज मॉडल था, लेविन का एक मॉडल था। क्या मॉडल था? चेंज मॉडल। वो कहता है कि 2-3 चीज़ें होती है। वो कहता है अनफ्रीज, क्या बोलते हैं? अनफ्रीज, चेंज और रीफ्रीज। तो अनफ्रीज का मतलब होता है पहले रिकॉग्नाइज द चेंज, रिकॉग्नाइज द चेंज। भाई चेंज करना क्या है, व्हाट इज द नीड्स टू चेंज। ठीक है, पहला ये है। इसके बाद अगर आपको ये पता चल गया, देन प्लान द चेंज। क्या करना है? प्लानिंग करो, इम्प्लीमेंटेशन करो, है ना, और जो भी चीज़ें नई कॉन्सेप्ट है उसको एम्प्लॉय को बताओ। और रीफ्रेज, है ना, वो क्या होता है? सस्टेन करना। जो चेंज आप किए हो उसको यू हैव टू डेवलप द वे टू सस्टेन द चेंज। तो पहले क्या करना है? जो लेविन थे उन्होंने चेंज मॉडल बनाया था। बोला कोई भी चीज़ जो होगा उसमें पहले आपको पता करना है अनफ्रीजिंग, मतलब कि चेंज करना ही क्यों है ना, कि आखिर चेंज क्यों करना है। तो पहले ये समझेंगे, दूसरे बात उसको चेंज करेंगे, तीसरा उसको क्या करेंगे? इस सस्टेन करने का प्रयास करेंगे। सो दैट इज द, इसमें से कौन सा बेसिक मैकेनिज्म नहीं है? कंपोजिंग। बाकी ये तीनों है, ये आपको मैंने दे दी है। अगला है कि विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द अर्लीस्ट स्कूल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। नाउ ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी बहुत टाइप के होते हैं, है ना, ठीक है, जैसे क्लासिकल थ्योरी होते हैं, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी होते हैं, उसको स्कूल भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। 1920 से 30s के बीच में ये चीज़ें आई थी सबसे पहले, है ना। तो ये आपको ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, ठीक है ना। अगर इसमें बात करें तो अगर मान लीजिए वैसे ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में अगर जो ऑप्शन आपके पास में है इनमें से कौन सा अर्ली में है, सो दैट इज द ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। सबसे पहले क्लासिकल थ्योरी आया था, डिटेल में विल स्टडी इन द, जब लेबर लॉज लेबर वेलफेयर की क्लास करेंगे तो। HR लॉज जो है ना, वो उसके बाद ह्यूमन रिलेशन लॉ आए थे। देन फिर सिस्टम थ्योरी आई थी, फिर कॉन्टिजेंसी थ्योरी आई थी, है ना, कॉन्टिजेंसी थ्योरी, ठीक है। फिर आपको न्यू इंस्टीट्यूशनल थ्योरी थी। मैंने बोला थर्ड में सिस्टम था, ये सेकंड में था, ये थर्ड में था, एंड दैट इज इन द फोर्थ, है ना। तो ये हम लोगों को इतना ध्यान रखना है कि दीज आर द स्कूल्स बोले या थ्योरी बोले, है ना। सो 1920s और 1930s में ये चीज़ें आपको डेवलप हुई है, ठीक है ना। तो पहले क्लासिकल आई थी, उसके रिस्पॉन्स में ह्यूमन रिलेशन थ्योरी थी, जहाँ पे ये जो है सो इफिशिएंसी और स्ट्रक्चर पे ज़्यादा फोकस करते थे। बाकी डिटेल हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज नॉट करेक्ट।
ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, दैट इज, ये सब जो है एचआर में आते हैं, है ना। देखिए, देयर इज अ जॉब एनालिसिस, देयर इज अ जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब इवोल्यूशन और जॉब स्पेसिफिकेशन। कौन सी चीज़ें नहीं आती है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। नाउ अगर हम बात करें जॉब इवैल्यूएशन का, तो जॉब इवैल्यूएशन क्या है कि जितना पैसा, जैसे मान लीजिए कोई एम्प्लॉई है आपके, कोई एम्प्लॉई है ना, किसी ऑर्गेनाइजेशन ए में, तो जॉब इवैल्यूएशन होता है कि आपको देखना है कि इसको जो वेज दे रहे हैं एम्प्लॉई को, उसके अनुसार से इसका वर्थ है कि नहीं, ठीक है। तो ये आपको जॉब इवैल्यूएशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब इवैल्यूएशन इज द पार्ट ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन। मतलब जॉब इवैल्यूएशन करके कुछ नहीं आता है। जॉब इवैल्यूएशन इज अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्डरली प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द जॉब समरी, जॉब टाइटल, सुपरवाइजन एंड वर्किंग कंडीशन ऑफ जॉब। तो जॉब इवैल्यूएशन तो ये हो गया, ये जो बोला है कि अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्डरली प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द जॉब समरी निकालना है, या जॉब का टाइटल, या सुपरविजन एंड वर्किंग कंडीशन ऑफ ए जॉब, दैट कम्स अंडर द जॉब डिस्क्रिप्शन। समझ में आया? जॉब इवैल्यूएशन इज डिफरेंट थिंग। जॉब एनालिसिस क्या होगा? जॉब एनालिसिस मतलब कि आपको किस तरह की ड्यूटी है, व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, व्हाट इज योर टास्क। सो सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ द टास्क, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जॉब, बिल्कुल सही है। अब जॉब डिस्क्रिप्शन समझ में आया आपको कि जॉब डिस्क्रिप्शन इज अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्डरली प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द जॉब समरी। जॉब के बारे में बताना है, क्या ड्यूटीज है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वर्किंग का कंडीशन क्या है, ये सब आ जाएगा जॉब डिस्क्रिप्शन में। और जॉब स्पेसिफिकेशन में क्या आएगा? जॉब स्पेसिफिकेशन में हमेशा आता है कि क्या चाहिए उस जॉब के लिए, व्हाट इज द, जैसे इसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगते हैं ना, उस तरह से। समझ में आया? व्हाट इज द नीड टू डू दिस जॉब, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ठीक है। सो जॉब इवैल्यूएशन के बारे में, जॉब इवैल्यूएशन जो होता है वो आपको मैंने बता दिया कि जो वेज दे रहे हैं उसके अनुसार से, इट्स नॉट कम्स अंडर द जॉब डिस्क्रिप्शन, दिस कम्स अंडर द जॉब डिस्क्रिप्शन। ये जो है, ये डिफिनीशन जो लिखा है, जॉब इवैल्यूएशन इज ए डिफरेंट थिंग। जॉब इवैल्यूएशन कहता है कि जो वेज दे रहे हैं उसके अनुसार से इसका काम वर्थ है कि नहीं। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला है कि हु अमंग द फॉलोइंग डेवलप द मल्टीपल मैनेजमेंट टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम। एक थे आपको मैककॉर्मिक जो है सो मल्टीपल मैनेजमेंट प्लान जो है सो आपको दिया था। ये आपको टू ट्रेन फ्यूचर लीडर, इन्होंने क्या किया था कि जो बोर्ड्स वगैरह होते थे, है ना, जो बोर्ड्स होते थे उसको बोलते थे, जैसे सीनियर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते थे और जूनियर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते थे। तो ये कहता था कि जूनियर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ना हमेशा मिलना चाहिए, उसकी एक ग्रुप होनी चाहिए, वो सारी कंपनी की प्रॉब्लम्स देखेंगे और उसकी सॉल्यूशन बताएंगे, और वो जितनी भी वो प्लान करेंगे वो रिकमेंडेशन देंगे सीनियर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। तो उससे क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ना, इसमें क्या होगा कि कुछ सीनियर होंगे, कुछ जूनियर होंगे। अब सीनियर को तो पता है सब कुछ, जूनियर को पता नहीं है। तो मल्टीपल मैनेजमेंट टेक्निक्स में ये कहता है कि जूनियर वाले को ना कंपनी की पूरी प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, इस सब पे बात करना चाहिए, और डिटेल में सॉल्यूशन जो है सो सीनियर को देना चाहिए। इससे क्या होगा सर? सीनियर रिटायर करेंगे, सीनियर खत्म होंगे, तो जूनियर बोर्ड्स को आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलेगा मैनेजमेंट में, डिसीजन मेकिंग में और टीम वर्क में, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट दिया था चार्ल्स पी मैककॉर्मिक ने। अगला है कि लाइन मैनेजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में लाइन मैनेजर की क्या है, ठीक है। अब देखिए, लाइन मैनेजर जो है वो क्या करता है, डे टू डे चीज़ों को देखता है। क्या करता है? डे टू डे चीज़ों को देखता है। जो एम्प्लॉयज होते हैं उसको डे टू डे को चीज़ों को देखता है, ठीक है ना। अब जो एचआर होता है वो बड़ा होता है, एचआर का ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो होता है वो पूरा एचआर फंक्शनिंग देखता है, ठीक है ना। और मैनेज करने के लिए उसके अंदर होते हैं लाइन मैनेजर, ठीक है। सो क्या है? असिस्ट जॉब एनालिस्ट बाय लिस्टिंग स्पेसिफिक ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द जॉब इन द क्वेश्चन, ठीक है ना।
सो असिस्टिंग जॉब इज द डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए लाइन मैनेजर। इनको सब पता है। एचआर ने बोला कि हाँ चलो इसमें जाना है, फिर एक पर्सन होता है ना जो दिखाते हैं, असिस्ट करता है कि आपको क्या करना है, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आपको क्या क्या कंप्लीट करना है ना, ये सारी चीजें। तो ये जितनी भी जॉब के बारे में चीजें होती है या कुछ भी, वो कौन करते हैं? लाइन मैनेजर। ठीक है, बाकी सब तो एचआर डिपार्टमेंट चीजें करती ही है, ट्रेनिंग मटेरियल वगैरह सब जितना भी है, जॉब इवैल्यूएशन प्रोसीड्योर, डेवलप पर्सनल प्लान शोइंग प्रमोटेबल एम्प्लॉय, ट्रेनिंग मटेरियल्स, ये सब एचआर डिपार्टमेंट का काम है। एचआर डिपार्टमेंट किसी को ज्वाइन करवा दिया, उसके बाद अगला पर्सन जो होता है लाइन मैनेजर, वो बताता है कि आपको इस डिपार्टमेंट में क्या सब काम करना है। ठीक है, तो सी शुड बी द आंसर। अगला है सेंसिटिविटी ट्रेनिंग इज इम्पार्टेड टू इम्प्रूव विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स टू द ऑफ द मैनेजर। आप सेंसिटिविटी ट्रेनिंग जो देते हैं हम लोग, है ना, तो मैनेजर्स लोगों को, तो उसमें कौन सा स्किल बढ़ता है? ह्यूमन रिलेशन स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, टाइम मैनेजमेंट स्किल और टेक्निकल स्किल। सेंसिटिविटी होती क्या है ना, अपने बिहेवियर के बारे में ज़्यादा अवेयर होना, दैट इज द सेंसिटिविटी, है ना, कि हमारा जो बिहेवियर है वो दूसरों पे कैसे अफेक्ट करेगा। इफ़ यू आर अ मैनेजर, तो आपका बिहेवियर भी दूसरों को कुछ भी कैसे बोल रहे हो, है ना, इट इज सेंसिटिविटी। तो वो आपको पता होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए कि आप कैसे बोल रहे हो, लोगों को कैसे अफेक्ट कर सकता है। मीन्स दिस ट्रेनिंग गिव्स द टू इम्प्रूव द एम्पैथी, कम्युनिकेशन, कि हम क्या बोलेंगे, कैसे कोई लेगा, इंटरपर्सनल स्किल्स, दिज ऑल कम्स अंडर द ह्यूमन रिलेशन स्किल्स। कि हम उसको कैसे बात करेंगे जो इफेक्टिव होगा, उसको खराब नहीं लगेगा, है ना। और बाकी जो है सो डिफरेंट। तो ह्यूमन के साथ रिलेशन कैसी है, दैट इज द कम्स अंडर द सेंसिटिविटी ट्रेनिंग। अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडिंग द डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यूएनडीपी के द्वारा निकाला जाता है। 3 डायमेंशन है, कितना, कौन कौन? लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, नॉलेज एंड अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये 3 चीज़ें डायमेंशंस हैं आपकी। और ये 3 डायमेंशन में 4 इंडिकेटर है। तो इसमें पहले में है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, दूसरे में 2 है एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग। ठीक है, और इसमें 2 हैं, इसमें एक ही है ना, पर कैपिटा। ठीक है, तो अब आपसे पूछ रहा है कि पर कैपिटा बिल्कुल है, लिटरेसी रेट बिल्कुल है ना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी है। बिकॉज नॉलेज में जो एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग है और मेन ईयर ऑफ स्कूलिंग है, दैट इज द लिटरेसी रेट। सो आंसर एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट के बारे में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कुछ बात नहीं की गई है। ये कि कौन डेवलप करती है? यूएनडीपी। अगला है कि अच्छा कुछ टर्म्स दिए हुए हैं और बोला है कि कौन सा करेक्टली मैच्ड है। पहला टर्म है कॉन्ग्लोमेरेट, ठीक है ना। दूसरा है इन बास्केट एक्सरसाइज, तीसरा है असेसमेंट सेंटर और चौथा है वर्क सैम्पलिंग। अब जो आपको आश्चर्य लगता है वो आपको समझिए, ठीक है ना। असेसमेंट क्या हो सकता है ये बताइए। असेसमेंट क्या हो सकता है? असेसमेंट सेंटर्स हो सकता है कि आपको ये जो मेथड है वो यूज होता है कोई भी चीज़ को सेलेक्ट करने में, है ना। जैसे सेलेक्ट असेसमेंट कर सकते हो आप, इंटरव्यू ले सकते हो, एग्जाम रिटन ले सकते हो, है ना। सो दीज आर द, ये बेसिकली सिलेक्शन टूल है, ठीक है, यूज्ड एज अ सिलेक्शन टूल। तो सी एकदम सही है, करेक्टली मैच पूछ रहा है तो ये तो आंसर हम लोग लिख दिए, ठीक है। असेसमेंट सेंटर्स इज द सिलेक्शन टूल, कैसे आपको सेलेक्ट करना है फॉर अ पर्टिकुलर जॉब, कौन सी स्किल देनी है, ये सब। अब क्या है कि कॉन्ग्लोमेरेट क्या है? दिस इज द बिजनेस टर्म, ठीक है ना। हाँ, तो अब इसमें इसको समझिए, ठीक है। तो ये जो है कॉन्ग्लोमेरेट जो हो जाएगा
वो बिजनेस टर्म है ना। एक बड़ा सा कॉरपोरेशन है, लार्ज कॉरपोरेशन है ना। वो लार्ज कॉरपोरेशन जो है सो बहुत सारे छोटे छोटे आपको डिफरेंट अनरिलेटेड बिजनेस वगैरह सबसे मिलके बना हुआ है। मतलब कि एक बड़ा सा कॉरपोरेशन में बहुत सारे डिफरेंट बिजनेस है। सो दैट इज द कॉन्ग्लोमेरेट। ठीक है, समझ में आ गया इसमें कि जो कॉन्ग्लोमेरेट होता है वो उस वैसे कॉरपोरेशन को बोलते हैं जहाँ पे बहुत सारी बिजनेसेस को एक जगह किया गया है, बट दे आर अनरिलेटेड, मतलब एक दूसरे से रिलेट नहीं करता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया, वैसे एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है। अब इन बास्केट एक्सरसाइज जो आपने देखा था वहाँ पे जो लिखा हुआ है अ टेस्टिंग मेथड बेस्ड ऑन मेजरिंग परफॉर्मेंस ऑन एक्चुअल बेसिक जॉब, दिस इज द वर्क सैम्पलिंग। वर्क सैम्पलिंग होती है कि आपको छोटा सा टेस्टिंग, मतलब कि थोड़ा सा करके देखना। ठीक है, तो ये आपको वर्क सैम्पलिंग हो गया, है ना। थोड़ा सा वर्क, जैसे मतलब कि कोई सैंपल में थोड़ा काम करके देखना कि भाई ये चल रहा है कि नहीं। जैसे आप देखते हो कि इलेक्शंस वगैरह में सैंपल लेकर के किया जाता है, रिजल्ट है ना, उस पर बताता है कि कौन जीतेगा या कौन हारेगा, तो दिस टाइप होते हैं। ठीक है, तो दीज आर द, आपको ये हो जाएगा। सो वर्क सैम्पलिंग, असेसमेंट सेंटर हो गया, कॉन्ग्लोमेरेट हो गया, इन बास्केट एक्सरसाइज हो गया। दीज आर द टाइप्स ऑफ सिमुलेशन। असेसमेंट सेंटर में आपको जो है, आपको सिमुलेशन के टेक्निक जो है असेसमेंट सेंटर में वही होता है इन बास्केट एक्सरसाइज। ठीक है, हाँ। एक पर्टिकुलर बास्केट एक्सरसाइज में क्या हो गया, बहुत सारे वर्क हैं, आपको ये बनाने हैं, ईमेल्स बनाने हैं, मेमोज बनाने, रिपोर्ट बनाने हैं पर्टिकुलर टाइम लिमिट में। ठीक है, कि आपको देखना है प्रेशर कि आप इतने पर्टिकुलर टाइम में आप प्रेशर में कर पाते हो कि काम या नहीं। ठीक है, सो ये सब क्वेश्चंस हैं एचआर के, एंड एक्सप्लेनेशन है। अगला है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग ओपन दैट नेचुरल जस्टिस इज ए ग्रेट ह्यूमनाइजिंग प्रिंसिपल इंटेंडेड टू इन्वेस्ट लॉ with fairness and to secure justice, and over the years it has grown into a widely pervasive rule affecting large area of administrative action। बोला कि किसने ये कहा था कि जो नेचुरल जस्टिस है ना, वो आपको एक बहुत ही अच्छा, किसी को जस्टिस देने के लिए, फेयर जस्टिस देने के लिए बहुत अच्छी चीज़ें डेवलप हुई है, और ये आपको एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन में लोगों को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है, मतलब बहुत अच्छी चीज़ है बेसिकली। ये किसने कहा था? लॉर्ड एवरसेट ने कहा था, जस्टिस कृष्णा अय्यर ने कहा था, लॉर्ड गोल्डन हेवर्ट ने कहा था, और जस्टिस पीएन भगवती ने कहा था। जस्टिस पीएन भगवती जो थे हमारे 7th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, है ना, 1985-86 में। तो ये आपको इनका सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशंस हैं वो पीआई है, एंड ही सेड दैट कि नेचुरल जस्टिस जो है एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन के लिए बहुत अच्छा चीज़ डेवलप हुआ है। जस्टिस प्रफुल्ल चंद्र नटवरलाल भगवती, ठीक है, ये याद रखना है, पीआईएल के लिए भी फेमस है। अब ये कह रहा है कि कौन से रूल है जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को कंस्टिट्यूट करता है। तो उसमें हम लोगों ने बात किया था कि नो वन शैल बी जज इन हिज ओन कोर्स, नो डिसीजन शैल बी गिवन अगेंस्ट ए पार्टी विदाउट अफोर्डिंग हिम, आपको बिना सुने हुए किसी को आप डिसीजन नहीं दे सकते हो। क्वासी जुडिशियल इंक्वायरी मस्ट बी हेल्ड इन गुड फेथ विदाउट बायस एंड नॉट आर्बिट्रली और अनरीजनेबली, जो भी इंक्वायरीज होगा वो आपको बायसनेस नहीं होनी चाहिए, आर्बिट्ररी नहीं होनी चाहिए। तो ये सब तो बिल्कुल हम लोगों ने पिछले क्लास में ही पढ़ा था, है ना, 2015 वाले में। ठीक है, तो डी आंसर। अगला क्वेश्चन, अच्छा कुछ लॉज हैं जो आपको याद रखने हैं, जैसे लेबर लॉज में कुछ सुप्रीम कोर्ट की एक्ट्स वगैरह हैं, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हुई थी, तो वो हम लोग को थोड़ा सा याद रखना है। क्वेश्चन ये है कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस डिड द सुप्रीम कोर्ट समराइज द प्रिंसिपल ऑन द रिकॉर्डिंग ऑफ रीजन्स बाय अ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। पहले 2 ही होते थे नेचुरल जस्टिस की पॉलिसी, मैंने पिछली बार बताया था, थर्ड जो है सो डिसीजन मेकिंग आई थी। तो कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था? तो ये क्रांति एसोसिएट लिमिटेड वर्सेज मसूद अहमद खान केस जो हुई थी, ठीक है ना, 2010 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप जो भी डिसीजन मेकिंग ऑथोरिटीज़ हैं, जो भी डिसीजन मेकिंग ऑथोरिटी है, वो कोई भी अगर चीज़ करते हैं तो उनको देना पड़ेगा रीजन, है ना। कि ऐसा आपको, जैसे मान लीजिए आप यू आर टेकिंग एनी डिसीजन, सो व्हाट इज द बेसिस ऑफ टेकिंग दिस डिसीजन। सो उन्होंने कहा था कि प्रोवाइडिंग रीजन इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नेचुरल जस्टिस के लिए आप रीजन प्रोवाइड कर रहे हो, दिस इज द इसेंशियल पार्ट, और अगर आप रीजन मेंशन नहीं करोगे तो दैट इज नॉट फेयर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ठीक है,
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है क्रांति एसोसिएट वर्सेज इसमें ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि डिसीजन विदाउट रीजन नहीं होनी चाहिए। अगला है कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स द रजिस्ट्रेशन ऑफ ए ट्रेड यूनियन इज वॉइड अकॉर्डिंग टू द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। बोला ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन वॉइड हो जाएगा किसका किसका, मतलब ट्रेड यूनियन वाली एक्ट कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं है। 3 एक्ट ऐसे हैं, एक सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 है, एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 है और एक कंपनीज एक्ट 1956 है। ठीक है, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन पे ये तीनों एक्ट अप्लाई नहीं होता है, बेसिक बस याद रखिए। ठीक है, सो दीज एक्ट्स नॉट अप्लाई टू एनी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। और रजिस्ट्रेशन ऑफ एनी सच ट्रेड यूनियन अंडर इस एक्ट के तहत कोई भी ट्रेड यूनियन को अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो वो भी वॉइड होगा। तो ये दोनों चीज आप याद रखेंगे, है ना। रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन पे कौन कौन से एक्ट वैलिड नहीं होंगे, सो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट और कंपनीज एक्ट। दिस इज रिटन इन द सेक्शन 14 ऑफ द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। What is the maximum aggregate fine provided in Trade Union Act for continuous failure by a trade union to submit return? ट्रेड यूनियन एक्ट में कहता है कि आपको जो भी ट्रेड यूनियन है ना, उसको सबमिट करना पड़ता है रिटर्न हमेशा। लेकिन बोल रहा है कि बार बार अगर उसके लिए फेल कर रहे हो तो आपको कितना फाइन देना पड़ेगा, 50 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये या 200 रुपये। ये कह रहा है कि मैक्सिमम एग्रीगेट फाइन कितना होगा। मतलब एक बार डिफॉल्ट किए फिर बार बार किए, है ना, तो फिर क्या होगा, ऑफिस बेयरर जो भी है उसको भेजना पड़ता है रिटर्न, जितना पैसा आया क्या सब सारी चीज़ें उसको फिल करनी पड़ती है। अगर नहीं होगा, ठीक है ना, तो अगर एक बार करेगा तो 5 रुपये का फाइन लगेगी। 5 रुपये बढ़ करके 5 रुपये पर वीक भी हो सकता है एडिशनल फाइन, ठीक है ना। लेकिन कुल मिला करके 50 रुपये से ज़्यादा फाइन नहीं ली जा सकती है, कुल मिला के 50 रुपये से नहीं ज़्यादा ली जा सकती है। तो एग्रीगेट फाइन पूछ रहा है, मैक्सिमम कितना ले सकता है, तो 50 रुपये ले सकता है। अगला है कि अकॉर्डिंग टू ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 फॉर विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग पर्पस द जनरल फंड्स ऑफ ए रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन मे नॉट बी स्पेंट। सेक्शन 15 कहता है कि जो ट्रेड यूनियन वाला जो पैसा जमा होगा, है ना, तो वो कहाँ कहाँ नहीं होगा, कहाँ कहाँ खर्च नहीं कर सकते हो। पहला है द कंडक्ट ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट ऑन बिहाफ ऑफ द ट्रेड यूनियन और एनी ऑफ इट्स मेंबर। अगर ट्रेड डिस्प्यूट में जो खर्चा होगा वो तो भाई कर ही सकते हैं ना, है ना। किसी मेंबर को कुछ इशू हो गया तो उस पर अगर कोर्ट केसेज वगैरह हुई, है ना, डिस्प्यूट में जो पैसा खर्चा हुई तो वो तो ट्रेड यूनियन के पास जो पैसा है वो कर ही सकता है, तो बिल्कुल सही है। द कंपनसेशन ऑफ मेंबर्स फॉर लॉस अराइजिंग आउट ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट। ट्रेड डिस्प्यूट के कारण अगर किसी मेंबर्स को कोई लॉस हुआ तो वो दे सकता है क्या, बिल्कुल दे सकता है। द मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्सन हु इज ए मेंबर ऑफ एनी लेजिस्लेटिव बॉडी कंस्टिट्यूएट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और एनी लोकल अथॉरिटी। ये कह रहा है कि किसी का भी मेंटेनेंस, ठीक है ना, द मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्सन हु इज ए मेंबर ऑफ एनी लेजिस्लेटिव बॉडी, किसी भी पर्सन का किसी लेजिस्लेटिव मेंबर होगा, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में जो फॉर्म होगा तो उसको मेंटेनेंस देना। ये तो होगा नहीं, ट्रेड यूनियन है, पैसे वहाँ के लोग देते हैं तो ऐसा ही होगा ना, है ना। अलाउंस टू मेंबर्स और देयर डिपेंडेंट ऑन अकाउंट ऑफ डेथ ओल्ड एज। हाँ, अगर किसी ट्रेड यूनियन के एम्प्लॉई के मेंबर्स का अगर आपको डेथ हो जाती है या उसके बुढ़ापे में या सिकनेस या अनएम्प्लॉयमेंट है, उसमें अलाउंस दे रहे हैं, दैट इज अलाउड। मतलब जो पैसे हम जमा करते हैं उसको कैसे कैसे खर्चा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको पूरी लिस्ट दी हुई है। सो मैंने आपको ये बताया कि 1 to 3 ये जो सी वाला है वो नहीं है, ये सेक्शन 16 में इसके बारे में लिखी हुई है। बट अभी जो हम बात कर रहे हैं कि पैसे कहाँ खर्च करने हैं, सो दैट इज इन 15 सेक्शन। अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। अब अगर आप ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के सेक्शन 10 में जाएंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या क्या ग्राउंड हो सकते हैं रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना, ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का। वहाँ पे इट इज रिटन दैट कि ट्रेड यूनियन का कैसे हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन ऑब्टेन। आपको पता चल गया रजिस्ट्रार को कि भैया इसने जो सर्टिफिकेट लिया है वो फ्रॉड से लिया है, तो उसका कैंसिल हो जाएगा। दूसरा, द ट्रेड यूनियन हैज़ कंट्रावेंड द प्रोविजन। अगर ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में
जो चीज़ें लिखी हुई है, जो रूल्स रेगुलेशन लिखी हुई है, उसको अगर विलफुली वायलेट करता है तो, ठीक है ना, मतलब कि उस एक्ट को नहीं फॉलो करता है तो भी कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल सही है। तीसरा है एन एप्लीकेशन हैज़ बीन मेड बाय द ट्रेड यूनियन फॉर कैंसिलेशन, या ट्रेड यूनियन खुद जाके बोलेगा कि हमारा कैंसिल कर दो। तो तीन सेक्शन 10 में तीन चीज़ें लिखी हुई है। एक लिखी हुई है कि खुद से एप्लीकेशन ट्रेड यूनियन जाएगा कि हमारा कैंसिल कर दो। दूसरा, अगर रजिस्ट्रार को लगेगा कि इसने फ्रॉड से लिया है, गलती से ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रेशन लिया है, तब भी। और तीसरा, अगर इस एक्ट के किसी प्रोविजन को का उल्लंघन होता है तो। ये तीन वे है जिससे कि ट्रेड रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। द जनरल बॉडी ऑफ ट्रेड यूनियन हैज़ नो कॉन्फिडेंस इन, बेकार की बातें हैं, ये सब नहीं है, ठीक है। अगला है कि फॉर रजिस्टरिंग अ ट्रेड यूनियन अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मिनिमम नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड टू बी एम्प्लॉयड इन द एस्टेब्लिशमेंट विथ विच इट इज कनेक्टेड। हम पिछले दिन ये बात किए थे कि सेक्शन 4 में जो है मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन है, वहाँ पे लिखा हुआ था कि 7 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉई जाएगा कहाँ के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए जाएगा इतने लोग। लेकिन उसमें जो है कम से कम 10% या 100 मेंबर्स होने ही चाहिए। मतलब अगर कोई ट्रेड यूनियन आपको ओपन करना है तो 10%, जितने टोटल मेंबर है उसके 10% और या 100, है ना, जो भी कम होगा उतने मेंबर्स कम से कम होने चाहिए। वो होने के बाद आप जा सकते हो रजिस्टर करने के लिए ट्रेड यूनियन। एप्लीकेशन 7 या उससे अधिक लोगों को देना होगा, ठीक है। तो 10% और 100 ऑफ द वर्कर्स विच एवर इज लेस सब्जेक्ट टू अ मिनिमम ऑफ 7। समझ में आ गया? 7 लोग जाकर के रजिस्ट्रेशन करने के लिए देंगे। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज एम्पावर्ड टू मेक रेगुलेशन। ट्रेड यूनियन एक्ट के अंतर्गत को किसको मिला है कि आप रेगुलेशन बना सकते हो? स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट का, रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन, या दोनों का? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को मिला है। सेक्शन 29 कहता है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में मेक एनी रेगुलेशन फॉर द पर्पस ऑफ, इस एक्ट को चलाने के लिए कोई रेगुलेशन बना सकता है। कौन? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। और सेक्शन 2 में हमेशा डिफाइन किया होता है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होता है। मतलब जो स्टेट का होगा उसमें स्टेट, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, जो सेंट्रल का होगा उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। सो द बोथ स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। कुछ दिया हुआ है, कुछ ट्रेड यूनियंस का नाम दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि भारतीय मजदूर संघ, ये पिछली बार भी किए थे 1955 में, हिंद मजदूर सभा 1948 में। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि पूरी 2002 से स्टार्ट करो वीडियो देखना, एंड देन 2023 तक का EOAO, APFC, ALC, LEO, ये सब की वीडियो आप देखेंगे तब जाके आपको समझ आएगी। बहुत सारी चीज़ें हम किसी और वीडियो में बता देते हैं, फिर यहाँ नहीं बता पाते हैं, है ना। सेंट्रल ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन 1970 में, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में, लाला लाजपत राय, NM जोशी, है ना। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस ये 1947 में। अगर आप सब देखेंगे सो द आंसर इज C। ये आपको रट्टा मारना पड़ेगा, इसमें कहीं कुछ भी नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ द न्यूज पेपर स्टार्टेड बाई NM लोखंडे ने एक न्यूज पेपर स्टार्ट किया था, उसका नाम क्या था? दीनबंधु। अरे दीनबंधु तो आपको पता ही होगा, फ्रेंड ऑफ द पुअर। ये आपको फाउंड किया था किसने? दीनबंधु ने, कृष्णराव वालेकर। किसने? कृष्णा राव वालेकर। तो कृष्णा राव वालेकर जो था वो 1877 में आपको फार्मर्स के इशू के लिए स्टार्ट किया था दीनबंधु। दीनबंधु न्यूज़पेपर, है ना। 1877 में किया था। 1880 में इसकी एडिटरशिप मिल गई NN लोखंडे को। तो ये ध्यान आपको रखना है ना। और यहाँ पे जितने भी इंडस्ट्रियल वर्कर्स बॉम्बे में थे उसकी पूरी इशू को उठाया जाता था। दीनबंधु, फ्रेंड ऑफ द पुअर। देशबंधु तो टाइटल है। देशबंधु क्या है? टाइटल है। किसको मिला था? चित्तरंजन दास को, है ना, फ्रेंड ऑफ नेशन, ठीक है ना। और इंडियन लेबर जर्नल हो, गवर्नमेंट की पब्लिकेशन होती थी, मंथली जर्नल, जहाँ पे लेबर और एम्प्लॉयमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। अगला है कि द सेकेंड इंटरनेशनल विच ग्रीव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशलिस्ट फिलोसफी ड्यूरिंग 1889 to 1906 ऑर्गेनाइज्ड इन। सेकेंड इंटरनेशनल कहाँ पे हुई है? सो फर्स्ट इंटरनेशनल जो था, फर्स्ट इंटरनेशनल के बारे में पहले बात कीजिए। फर्स्ट इंटरनेशनल जो था, फर्स्ट इंटरनेशनल जिसको हम लोग बोलते थे इंटरनेशनल वर्किंग मेंस एसोसिएशन, काम करने वाले कामगार पुरुष का, है ना। तो ये एक सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था जो फाउंड किया गया था लंदन में 1864 में।
यहाँ पे जितनी भी वर्कर्स थे ना, ठीक है, और सोशलिस्ट मूवमेंट के जितने भी डिफरेंट कंट्री से लोग थे, उस सबको यूनाइट करने के लिए बनाई गई थी इंटरनेशनल वर्किंग मेंस एसोसिएशन। इसको बोलते हैं फर्स्ट इंटरनेशनल। फिर सेकेंड इंटरनेशनल जो हुई थी, तो ये भी याद रखना आप, सेकेंड इंटरनेशनल जो हुई थी ये भी आपको लेबर पार्टी, सोशलिस्ट और लेबर पार्टीज का सबका ऑर्गेनाइजेशन एक जगह था। ये कहाँ पे हुई थी? दैट इज इन द पेरिस इन 1889। सो हम दोनों याद रखेंगे कि अगला बार कहीं कुछ ऐसा पूछ दे तो पता होना चाहिए, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज ओरिजिनली फॉर्म टू गिव इंडियन रिप्रेजेंटेशन टू ILO? इसमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सा यूनियन है, कौन सा एसोसिएशन है जिसका फॉर्मेशन इसलिए हुआ था कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया का रिप्रेजेंटेशन करें? सो दैट इज द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जो कि 1920 में बनी थी, है ना। ये आपको इंडिया को रिप्रेजेंट करते थे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में। इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? लाला लाजपत राय। मद्रास लेबर यूनियन की अगर बात करें तो ये 1918 में, आपको 13 अप्रैल 1918 को ये फाउंड हुई थी। किसके द्वारा? BP वाडिया के द्वारा, ठीक है। सारे नोट बनाएंगे, PDF के भरोसे नहीं रहना है, नोट बनाना है ना। इसके बाद बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन, ये 1890 में बना था। ये NM लोखंडे, नारायण मेघजी लोखंडे, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया। और टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन तो 1918 आपको पता ही है, अनसुया साराभाई और महात्मा गांधी, है ना। उसके बाद शंकरलाल बैंकर, ये सब बनाए थे अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन 1918 में। तो ये सब याद रखना। अगला है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन? इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन का फाउंडिंग प्रेसिडेंट कौन है? क्या ये जुआन सोमाबिया है, ये सरान बरोए है, या गाई राइडर है, या पास्कल लेमी है? तो इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन जो फॉर्म हुआ था वो हुआ था 1 नवंबर 2006 को। पहला चीज याद रखेंगे। अब ये जो हुआ था 1 नवंबर 2006 को फाउंड हुआ था, इसमें जो ITUC है उसमें 2 चीज मिला है, मर्ज हुआ था। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ फ्री ट्रेड यूनियन पहला, और वर्ल्ड कॉन्फेडरेशन ऑफ लेबर, ये 2 ऑर्गेनाइजेशन का मर्ज करने के बाद बना था इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन 1 नवंबर 2006 को, ठीक है। और इट प्रमोट्स द ट्रेड यूनियन मूवमेंट, ठीक है। और पहला जो इसमें सेशन हुआ था 2001 से 3 नवंबर का, वो कहाँ हुआ था? वियना, ऑस्ट्रिया में। यहां तक सर कोई दिक्कत नहीं है। हेडक्वार्टर इसका कहां पे है? ब्रसेल्स, बेल्जियम में है। इसके गाय रेडर कौन थे? जनरल सेक्रेटरी, ठीक है ना। और शरान बरोए इसके प्रेसिडेंट थे। क्या थे? फाउंडर प्रेसिडेंट शरान बरोए, और गाय रेडर क्या था? जनरल सेक्रेटरी, ठीक है। और ये जो 2-3 नाम और दे दिया है, जैसे जुआन सोमाविया का दे दिया है, ये DGILO हुआ थे। DGILO उस समय हुआ करते थे। अभी DGILO कौन है? डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कौन है पता है आपको? गिलबर्ट, याद रखेंगे, हांगबो, ठीक है। और मिस्कल पास्कल लेमी जो होते थे वो DGWTO थे उस समय, 2005 के समय में। अभी कौन है DGW, डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कौन है? ये सब याद रखेंगे, इस पर क्वेश्चन आ सकता है कभी भी, है ना। ओकोंजो इवेला, नगोजी ओकोंजो इवेला, तो ये दोनों आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और फाउंडर वाला तो हमने आपको बता ही दिया है, रिसेंट चेंज होगा तो आप देख लेना, है ना। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द जुडिक्शन ऑफ लेबर कोर्ट अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट? में लेबर कोर्ट के जुडिक्शन में क्या क्या चीजें आती है? सेक्शन 7 में लेबर कोर्ट है, वहां पे बताया है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट आपको बना सकती है एक या एक से अधिक लेबर कोर्ट। उसमें मैटर वो सॉल्व किए जाएंगे जो सेकंड शेड्यूल में है। नाउ व्हाट इज रिटन इन द सेकंड शेड्यूल? 6 मैटर है, 6 तरह की चीजें। पहला है कि अगर कोई ऑर्डर पास्ड बाय द एम्प्लॉयर, ठीक है ना, एम्प्लॉयर ने कोई ऑर्डर किया है कुछ, ठीक है ना, उसकी लीगलिटी को चेक करने के लिए आप जा सकते हो कोर्ट में। कोई ऑर्डर अगर एम्प्लॉयर ने किया है, जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स है उसके इंटरप्रिटेशन के लिए आप जा सकते हो कोर्ट में, ठीक है। रीइंस्टेटमेंट ऑफ वर्कर होगा
या कोई वर्कमैन को रंगफुली डिसमिस्ड कर दिया हो गया, या डिसमिसल वर्कमैन का होगा, है ना, तो ये जो होगा ये भी आपको जाएगा लेबर कोर्ट में। कंपनसेशन ऑफ फॉर लॉस ऑफ प्रोडक्शन ड्यूरिंग स्ट्राइक के समय में प्रोडक्शन में लॉस हुआ, इसके कंपनसेशन के लिए आप लेबर कोर्ट में जाओगे, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। 6 चीज़ें हैं, 3 चीज़ें आपको पता चल गई। इसके बाद है कोई कंसेशन, आपको प्रिविलेजेज को एक विड्रॉल कर दिए तो आप लेबर कोर्ट में जा सकते हैं। वर्कमैन को कोई प्रिविलेजेज मिला हुआ है उसको विड्रॉ कर दिए, है ना। स्ट्राइक इलीगल है, लॉकआउट इलीगल है तो आप जा सकते हो, है ना। तो ये सब मैटर है जिसमें कि आप लेबर कोर्ट में जा सकते हो। रिटेन इन द, आपको हमने एक्सप्लेनेशन में सारा दिया है। अगला है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत अगर किसी को हम ले ऑफ कर रहे हैं तो रेट ऑफ कंपनसेशन कितना होगा, ठीक है। तो 50% ऑफ बेसिक वेजेज एंड डीए मिलेगा, या 15% ऑफ बेसिक वेजेज। अगर सेक्शन 25C में जाएंगे कि अगर किसी पर्सन को हटाया होगा, है ना, तो उसको जो है आपको पैसे देने पड़ते हैं, चार्ज देने पड़ते हैं, कंपनसेशन देने होते हैं। वो होते हैं 50% ऑफ बेसिक वेजेज प्लस डीए। समझ में आया? तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी डिटेल में जब हम आईडीए पढ़ेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। फिर से है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में टेम्पररी क्लोजिंग डाउन एंड परमानेंट क्लोजिंग डाउन ऑफ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट को क्या बोलते हैं। देखिए, मैं ना सारी चीज़ों को आपको बता देता हूँ इसमें। ये सब टर्म आपको बार बार आएगा, स्ट्राइक, क्लोजर, ले ऑफ, लॉकआउट, है ना। तो ये सब चारों टर्म को हम आपको कोशिश करते हैं अच्छे से समझा देना। इसकी सेक्शन भी आप याद रख सकते हो। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का सेक्शन 2CC है, उसमें बात किया गया है क्लोजर के बारे में। तो व्हाट इज क्लोजर? क्लोजर का मतलब होता है कि परमानेंट क्लोजिंग। कोई कंपनी है, परमानेंट क्लोज हो गया। सो परमानेंट क्लोजिंग डाउन ऑफ अ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट या उसका कोई पार्ट, दैट इज द क्लोजर। परमानेंट बंद हो गया, ठीक है, ये याद रखना। तो 2C से क्लोजर याद रखना। सेक्शन 2L में बात किया गया है लॉकआउट का, ठीक है। ये होता है टेम्पोररी क्लोजिंग ऑफ, टेम्पोररी क्लोजिंग सर क्या होगा, कोई किसी पार्ट ऑफ द कंपनी एम्प्लॉयमेंट या वर्क का सस्पेंशन कर दिए कि चलो 5-7 काम हो रहा है, ये काम को हम बंद करते हैं। समझ गया? दैट इज द लॉकआउट। फिर 2Q में है स्ट्राइक। स्ट्राइक का मतलब होता है सेसेशन ऑफ वर्क, मतलब काम बंद करना। जो उस इंडस्ट्री में जो लोग एम्प्लॉय है वो सब मिल करके अगर काम बंद कर दे, सो दैट इज द स्ट्राइक। और 2K में लिखा हुआ है ले ऑफ, मतलब कि ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ द कोल शॉर्ट हो गया इसलिए काम बंद, रॉ मटेरियल आ ही नहीं रहा है तो हम कब क्या करेंगे, लोगों को हटाएंगे। या हमारे पास पहले से ही बना हुआ बहुत स्टॉक है, बहुत एक्यूमुलेट हो गया है, या हमारी मशीनरी खराब हो गई, सो ऑन दैट क्या, या नेचुरल क्लैमिटी, भूकंप आ गया, कुछ चीजें ऐसा हो गया, ठीक है। उस केस में अगर एम्प्लॉयर बोलेगा कि भैया हम आपको नहीं रख सकते एम्प्लॉय को, सो दैट इज द ले ऑफ। होप आपको समझ में आएगा। तो ये पूछा है टेम्पररी क्लोजिंग डाउन, सो लॉकआउट, और परमानेंट क्लोजिंग तो क्लोजर। सो आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला है टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट द प्रोविजन ऑफ ले ऑफ अंडर चैप्टर 5B ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट आर नॉट एप्लीकेबल। कहां कहां आप ले ऑफ नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, कैसे एस्टेब्लिशमेंट में ले ऑफ की प्रोविजन नहीं है। ऑप्शन है प्लांटेशन, माइंस, होटल, फैक्ट्रीज। 5B में जाइएगा तो वहां पे लिखा हुआ है कि फैक्ट्री, माइन और प्लांटेशन। फैक्ट्री, माइंस, फैक्ट्रीज एक्ट वाला, माइंस एक्ट 1952 वाला, प्लांटेशन लेबर एक्ट 1950, ठीक है। सो टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एस्टेब्लिशमेंट द प्रोविजन ऑफ ले ऑफ अंडर चैप्टर 5B ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट आर नॉट एप्लीकेबल। तो ये है होटल, क्योंकि हमें ये बोला हुआ है चैप्टर 5B में कि ले ऑफ, रिट्रेचमेंट और क्लोजर, ये 3 में आपको 5B में लिखा हुआ है इस 3 के बारे में। कौन कौन? फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के तहत जो वर्कर आएंगे, माइंस एक्ट 1952 के तहत, और प्लांटेशन एक्ट 1951 के तहत, ठीक है। सो इट इज रिटन हेयर।
तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सी, होटल। अगला है कि एज पर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 एन एम्प्लॉयर कैन नॉट चेंज द कंडीशन ऑफ सर्विस स्पेसिफाइड इन 4th शेड्यूल ऑफ द एक्ट विदाउट गिविंग नोटिस। कुछ चीजें लिखी हुई है कि कौन सी ऐसी सर्विस होगा, कोई भी सर्विस जो आप दे रहे हो वर्कमैन को, वो आप बंद नहीं कर सकते हो, और अगर आपको बंद करना है, सेक्शन 9A में लिखा हुआ है, तो यू हैव टू गिव द नोटिस ऑफ चेंज। ठीक है, तो अगर आपको ये चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 21 दिन का नोटिस कम से कम देना पड़ेगा। विदाउट गिविंग द 21 दिन का नोटिस आप नहीं कर सकते हो। क्लियर? सो आंसर इज 21 डेज नोटिस। अगला है कि अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रेज्ड एज एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बाय अ ट्रेड यूनियन ऑफ वर्कर्स। ठीक है, नाउ क्या कह रहा है, अब डिस्प्यूट क्या हो सकती है, आपने एनुअल इंक्रीमेंट को बंद कर दिया तो डिस्प्यूट हो सकती है, प्रमोशन डिनाई कर रहा है तो उसके लिए लड़ाई हो सकती है एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के बीच में, दैट इज द डिस्प्यूट। किसी प्रोबेशनर को आप हटा दे रहे हो, डिस्चार्ज ऑफ प्रोबेशनर कर रहे हो, तो दैट इज प्रोबेशनर और उसके बीच में हो जाएगा, तो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के बीच में लड़ाई हो जाएगा। रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन या डी रिकॉग्निशन कम्स अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट, इट्स नॉट कम्स अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। तो पूछा है कि कौन सा नहीं होगा, सो दैट इज द रिकॉग्निशन करना है कि नहीं करना है, उसके लिए लड़ाई आपको ट्रेड यूनियन से एक्ट के तहत करना है, ना कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत। ठीक है, अगला है कि कीपिंग इन व्यू द स्कीम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। फिर से पूछ रहा है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के बारे में। The Act puts restriction on the right to close an industry covered by Chapter 5B of the Act. The Act puts restriction on the right to close an industry. जो Chapter 5B में जो इंडस्ट्री कवर है उसको क्लोज करने पर रिस्ट्रिक्शन लगा है। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, पढ़ा ये था कि 5B के अंदर है फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के तहत जो आता है, या माइंस एक्ट या प्लांटेशन एक्ट, वो एक्सेप्शंस में है। ये बिल्कुल सही है। Under the Act, a dispute relating to dismissal of workman cannot be treated as an industrial dispute without the support of trade union worker. गलत बात है। अगर किसी वर्कमैन को हटा दे रहे हैं तो दैट इज द, कि कौन हटाया, एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में जब भी लड़ाई होगी दैट इज द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। ये हमारे सेक्शन 2K ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में जाइएगा, वहां लिखा हुआ है कि डिस्प्यूट का मतलब हो गया एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में लड़ाई, या एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर के बीच में लड़ाई, या वर्कमैन वर्कमैन के बीच में लड़ाई रिगार्डिंग द एम्प्लॉयमेंट एंड नॉन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द पर्सन या कंडीशन ऑफ लेबर। तो यहां पे क्या हुआ, डिसमिसल कर दिया ना, तो एम्प्लॉयमेंट नॉन एम्प्लॉयमेंट की तो बात हुई। सो द आंसर इज बी। ये गलत है ना। द मेन एम ऑफ द एक्ट टू प्रोवाइड फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड सेटलमेंट ऑफ इंटरेस्ट, बिल्कुल सही है। द एक्ट मेक्स प्रोविजन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ स्ट्राइक और लॉकआउट। कौन सा स्ट्राइक और लॉकआउट इलीगल है, इसी पे बात कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल, ये भी ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस डज नॉट क्वालिफाइज एज स्ट्राइक विद इन द सेक्शन 2Q ऑफ द इंडस्ट्री ऑफ 2Q में स्ट्राइक के बारे में लिखा हुआ है कि वर्क सेसेशन ऑफ वर्क। ठीक है, बहुत सारे तरह का वर्क होता है, मतलब पूरी तरह से वर्क खत्म, वर्क नहीं होना चाहिए, दैट इज द स्ट्राइक। तो मैंने आपको कभी एक्सप्लेन किया था किसी वीडियो में कि व्हाट इज गो स्लो, मतलब आपने क्या किया कि एम्प्लॉयर पे प्रेशर डालने के कारण ये मैन्युफैक्चरिंग कम कर दिया या प्रोडक्शन कम कर दिया, करना 10 काम कर रहे हो 3 काम, सो दैट इज द स्लो डाउन द प्रोडक्शन, दिस इज द ग्लो स्लो। तो यहां पे गो स्लो में आप वर्क खत्म नहीं कर रहे हो, सेसेशन ऑफ वर्क मतलब वर्क खत्म नहीं कर रहे हो, कम कर रहे हो, समझ में आ रहा है, इसीलिए गो स्लो जो है सो स्ट्राइक नहीं होगा। पेन डाउन में क्या हो गया, पूरी तरह से आपने पेन डाउन कर दिया, मतलब काम ही बंद कर दिया, सो दैट इज द पेन डाउन, तो वर्क खत्म हो गया। टूल डाउन मतलब कि मशीन चलने ही नहीं देंगे, सब अपना अपना टूल को नीचे रख दिया, सो दैट इज द टूल डाउन, तो ये भी हो गया, पूरी वर्क खत्म हो गया, काम ही, ठीक है ना। और स्टेइन भी होता है स्टॉपेज ऑफ वर्क। तो गो स्लो जो होता है इसमें वर्क को खत्म नहीं करते हैं। अब बहुत सारी तरह के स्ट्राइक्स होते हैं, इकोनॉमिक है, रिकॉग्निशन है, सिंपैथी है, वाइल्ड कैट है, ये भी डिस्कस किए हुए हैं, गो स्लो भी किए हुए हैं, हंगर सेट डाउन, है ना।
फिर से क्वेश्चन पूछ रहा है कि टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट चैप्टर 5B ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट अप्लाई, कहां पे अप्लाई होती है। तो ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट और क्लोजर के लिए कुछ एस्टेब्लिशमेंट के लिए अलग से रूल्स हैं। तो 25K में जाइएगा तो उसमें लिखा हुआ है वैसे एस्टेब्लिशमेंट जहां पे कम से कम 100 लोग एम्प्लॉयड है ऑन एवरेज पर वर्किंग, पिछले 12 महीने में आपको कम से कम 100 वर्कर है, ठीक है, वहां अप्लाई है। एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉय नॉट लेस देन 100 वर्कर, कम से कम 100 वर्कर्स होने चाहिए, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्राइक एंड लॉकआउट इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विस। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के बारे में भी कुछ कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है सर बताइए। स्ट्राइक एंड लॉकआउट आर नॉट परमिसेबल ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एनी काउंसलिंग। अगर काउंसलेशन प्रोसीडिंग चल रही है, मतलब लड़ाई पहले से चल रही है किसी भी चीज के लिए, उस कारण से अगर स्ट्राइक कर रहे हो दैट इज रॉन्ग। ये बिल्कुल सही बात लिखी हुई है। नोटिस रिगार्डिंग स्ट्राइक एंड लॉकआउट नीड्स टू बी गिवन विद इन 8 वीक्स बिफोर। स्ट्राइक करने से पहले, स्ट्राइक कौन करता है, एम्प्लॉई, और लॉकआउट कौन करता है, एम्प्लॉयर, बस यही है। ना 8 वीक पहले नहीं, गलत है, 6 वीक पहले आपको सेक्शन 22 में जाइएगा तो 6 वीक पहले आपको जो है सो स्ट्राइक करने से पहले, लॉकआउट करने से पहले इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। एम्प्लॉयर शैल सेंड इंटीमेशन ऑफ लॉकआउट ऑन द डे ऑन विच इट इज डिक्लेयर टू द ऑथोरिटी स्पेसिफाई अप्रोप्रिएट। अगर एम्प्लॉयर को किसी को हटाना है, लॉकआउट करना है, बंद करना है, तो उस समय में, बंद किए मतलब कि काम लोगों को हटा रहे हो आप, तो उस समय आपको भेजना पड़ता है इंटीमेशन, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के जो अथॉरिटी होते हैं उसको भेजना पड़ता है। नो एम्प्लॉयर शैल लॉकआउट एनी ऑफ हिज वर्कमैन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ डेट ऑफ लॉकआउट स्पेसिफाइड इन द नोटिस। कितने दिन के नोटिस के बिना दिए हुए आप लॉकआउट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो बी आंसर हो गया। अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिटी कंस्टिट्यूट अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिटी में कितने मेंबर होते हैं, 9C में जाइएगा, उसमें है कि 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो सी आंसर होगा। हर इंडस्ट्री जहाँ पे 20 या 20 से अधिक वर्कमैन होंगे वहाँ पे बनाना पड़ेगा एक या एक से अधिक ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी, ठीक है ना। इंडिविजुअल ग्रीवेंस से जो आपको डिस्प्यूट होगा। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडजुडिकेटरी बॉडी अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। अब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में एडजुडिकेटरी बॉडी का मतलब क्या होता है, कोर्ट टाइप का। तो लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, नेशनल ट्रिब्यूनल, ये सब एडजुडिकेटरी बॉडी है, जहाँ पे आप केस लेकर जाओगे जज फैसला करेगा। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऐसा कुछ नहीं है। सेक्शन 6 में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है, 7 में लेबर कोर्ट है, 7B में नेशनल ट्रिब्यूनल है, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल 7A में है, पर ये जो है सो एजुडिकेटरी बॉडी नहीं है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। अगला है फिर से अंडर द इंडियन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 within which time period from the publication of an award of an industrial dispute to which the appropriate government is a party, the appropriate government shall make an order rejecting or modifying the award। कितना दिन के अंदर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि मान लीजिए कि फैसला आ गया है ना, कोई लड़ाई हुई, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हुई और उसमें फैसला आ गया, तो जो गवर्नमेंट है कितने दिन के अंदर उस अवार्ड को, उस फैसला को रिजेक्ट करेगा या मॉडिफाई करेगा। सो जो भी आएगा अवार्ड वो आपको विद इन 90 डेज, है ना, वो जिस दिन फैसला आएगा, पब्लिकेशन ऑफ द अवार्ड होगा, उसके 90 डेज के अंदर गवर्नमेंट उसको रिजेक्ट या मॉडिफाई कर सकती है, ठीक है। अगला है कि एज पर द पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936 इन केस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एन एम्प्लॉयमेंट बाय द एम्प्लॉयर, वेजेज अर्न बाय द पर्सन शैल बी पेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ। किसी को हटा दिए तो वेज कितने दिन के अंदर देना है। सेक्शन 5 में लिखा है कि अगर कोई एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेटेड हो गया, ठीक है, तो जिस दिन उसका टर्मिनेट हुआ है उसके दूसरे दिन, सेकेंड वर्किंग डे के अंदर उसको दे देना है। इट इज रिटन इन द सेक्शन 5, ठीक है।
एम्प्लॉयर अगर किसी को हटा रहा है, उसको आपको हटाने के सेकेंड वर्किंग डे, है ना, टर्मिनेशन के सेकेंड वर्किंग डे, है ना, के अंदर आपको जो है सो वेज दे देनी है। फिर से है कि पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टोटल अमाउंट ऑफ फाइन दैट कैन बी इम्पोज ऑन एनी एम्प्लॉयड पर्सन इन वन वेज पीरियड। फाइन्स की है, सेक्शन 8 में फाइन के बारे में लिखा हुआ है कि फाइन देनी पड़ती है, बट वो फाइन कितना नहीं होना चाहिए, जित वेज की 3% से ज़्यादा फाइन नहीं होना चाहिए। बस इतना याद रखिए, बाकी डिटेल विल सी इन द, जब डिटेल में पढ़ेंगे तो, है ना। पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट में वेज में क्या क्या इंक्लूड नहीं है, ठीक है। एनी रिन्यूमरेशन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट इंक्लूड इन द वेज, पेबल अंडर एनी अवार्ड और सेटलमेंट बिटवीन द पार्टीज और ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट, ठीक है, पहला, ठीक है। हाँ, इसमें ये वेज में आता है ना। एनी सम पेड टू द एम्प्लॉयड पर्सन टू डिफ्रे स्पेशल एक्सपेंसेज इंटेल्ड ऑन हिम बाय द नेचर ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, नॉट इंक्लूडेड पूछ रहा है, ठीक है ना। तीसरा है एनी रिम्यूनरेशन टू विच द पर्सन एम्प्लॉयड इज इंटाइटल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ओवर टाइम वर्क और हॉलीडे और एनी लीव पीरियड। Any sum to which the person employed is entitled under any scheme framed under law for the time being in force, ये इंक्लूड होती है, ठीक है। Any remuneration to which the person employed is entitled, ये भी है इसमें। अवार्ड सेटलमेंट भी है, अगर सेक्शन 256 में जाएंगे देखने, है ना, इंक्लूड्स है। नॉट इंक्लूड में है एनी सम paid to the employed person to defray special expenses entailed to him on him by the nature of his employment। मतलब वेज में कैसे काउंट करेंगे हम, मान लीजिए किसी को कहीं भेज रहे हैं कि भाई तुम जाओ दिल्ली जाओ, कहीं से यूपी से दिल्ली जाना है आपको, ये काम करके आना है, तो काम के लिए पर्पज से आप पैसे दे रहे हो ना, तो वेज में कैसे इंक्लूड कर दोगे वो। सो दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन द वेज, ठीक है ना। जो उसका नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है उसके लिए दे रहे हो ना, आपको उसका काम है घूमना। जैसे मान लीजिए ट्रैवलिंग अलाउंस दे रहे हैं, मार्केटिंग के बच्चे हैं, उसको ट्रैवलिंग का दे रहे हो, बाहर खाने का दे रहे हो, वो वेज में थोड़ी ना आएगा, ठीक है। अगला है कि ऑल द रियलाइजेशन बाय वे ऑफ फाइन्स अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट शैल बी स्पेंट ओनली फॉर। अच्छा, फाइन वाले जितने भी पैसे आएंगे उसको कहाँ खर्च करने हैं, 3% से ज़्यादा नहीं हो सकती, ये पता है, कहाँ खर्चा होगा। तो जितने भी फाइन्स होंगे वो सब रजिस्टर में मेंटेन होगा, और जो एम्प्लॉयड पर्सन होगा उस फैक्ट्री एस्टेब्लिशमेंट में, उसी के वेलफेयर के लिए खर्च की जाएगी, ठीक है। सच पर्पसेज बेनिफिशियल टू द पर्सन एम्प्लॉयड इन द फैक्ट्री और एस्टेब्लिशमेंट, वहां के लोगों के लिए ही खर्च की जाएगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑथराइज्ड डिडक्शन फ्रॉम वेजेज ऑफ एन एम्प्लॉयड पर्सन अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट। इसमें से कौन सा ऑथराइज डिडक्शन वेज से नहीं होगा, मतलब कि बहुत सारे डिडक्शन हैं जो कि ऑथराइज हैं, कौन कौन सी डिडक्शन ऑथराइज नहीं है, बहुत सारी है। जैसे मान लीजिए कि ऑथराइज नहीं है, ठीक है ना, तो हम बताते हैं कि कौन कौन सा एक्सेप्टेबल है ना। इन डिटेल हम लोग वीडियो जब इसकी पर्टिकुलर पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट की पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे, बट अभी के लिए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। डिडक्शन ऑफ फॉर कंट्रीब्यूशन टू एनी इंश्योरेंस स्कीम पेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द बेनिफिट, अगर इंप्लॉई के बेनिफिट के लिए कोई इंश्योरेंस स्कीम लाई गई है, उसके लिए अगर आपका वेज से डिडक्शन कर सकते हैं तो कर सकते हैं, करेंगे। डिडक्शन फ्रॉम डैमेज ऑफ लॉस ऑफ गुड्स एक्सप्रेसली इंटरेस्टेड टू द एम्प्लॉयड पर्सन फॉर कस्टडी एट्रीब्यूटेबल टू हिज नेग्लेक्ट। आपको कुछ सामान दिया था आपकी कस्टडी में, आप उसको लॉस कर दिए, खो गए, उसके लिए आपका पैसा काट रहा है, तो काट सकते हैं कि नहीं काट सकते, बिल्कुल डिडक्शन कर सकते हैं वेज से। डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स पेएबल बाय द एम्प्लॉयड पर्सन, इनकम टैक्स का भी डिडक्शन किया जा सकता है। डिडक्शन फॉर कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयर वेलफेयर, एम्प्लॉयर के वेलफेयर के लिए, बताइए, एम्प्लॉय का वेलफेयर नहीं, एम्प्लॉयर के वेलफेयर के लिए कर सकते हैं क्या, नहीं, ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है कि आप एम्प्लॉयर के वेलफेयर के लिए, एम्प्लॉयर वर्किंग फॉर द एम्प्लॉय, है ना, ये तो गलत ही हो गया। लोन की रिकवरी की जा सकती है, हाउस एकोमोडेशन का हो सकता है,
प्रोविडेंट फंड के लिए डिडक्शन हो सकती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी ट्रेड यूनियन का चार्ज लिया जा सकता है, कोर्ट अगर कुछ ऑर्डर करती है तो कर सकते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ें ये है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडेज सेशन। और आज जो है हम लोग 1 से 60 तक क्वेश्चन किए हैं। अगली वीडियो में हम 61 to 120 क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद हम लोग 2023 की क्वेश्चन करेंगे एलसी, एंड देन फिर विल स्टार्ट फ्रॉम, आपको 40 वीडियो है आपको लेबर लॉज की, वहाँ पे ये 17-18 जितने भी इंपॉर्टेंट लॉज हैं जिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी सेपरेट आपको क्लासेज की प्लेलिस्ट है, ठीक है। सो दिस इज द कोट ऑफ द डे, दैट पीपल बिगिन टू बिकम सक्सेसफुल द मिनट दे डिसाइडेड टू बी। लोग सक्सेसफुल उस दिन नहीं होते हैं जिस दिन रिजल्ट आता है, सक्सेसफुल उस दिन होते हैं जिस दिन से वो सोच लेते हैं कि अब हमको सक्सेसफुल होना है, जिस दिन वो डिसाइड कर लेते हैं कि नाउ अब कुछ नहीं, अब बनना है, ठीक है। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।